हाँ जी, गुड आफ्टरनून। खड़े नहीं होना है ना? कोई आए नहीं खड़े होना। आगे बात समझ में? क्यों खड़े होना? किस बात पे खड़े होते हो आप? मैं गुरुजी लगता हूं तुम्हें किसी एंगल से? दाढ़ी बढ़ी हुई, बाहें चढ़ाई हुई, मुझे खुद को शर्म आती है आप गुरुजी कहते हो तो। हाँ, उल्टा आप तो मेरे से हाथ मिला लिया करो, हाय राजवीर। मैं यूं खुद को थोड़ा यंग फील करूंगा ज्यादा। आप यूं फील करवाते हो, देख तुम बूढ़ा है, तेरे सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। खड़े बड़े नहीं होना आपने। कहां तक पढ़ा था कल? क्या पढ़ा? चलो थोड़ा सुनाओगे पुराना? राजस्थान में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? कार्लाइल। कार्लाइल ने पाषाण काल की जब यहाँ खुदाई करवाई तो C.A. हैकेट नाम के आदमी को क्या प्राप्त हुए? हैंडएक्स प्राप्त हुए। हैंडएक्स कहां कहां से मिले? जयपुर और इंद्रगढ़। वैसे कुछ हैंडएक्स छटनकार को कहां से मिले? वैसे कुछ हैंडएक्स जालोर से किसको मिले? बी आलचीन को। अच्छा, फिर अपने सबसे पुरानी सभ्यता यदि कोई मानी जाती है तो वो कौन सी है? भागो। कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? और इसे हम प्राचीन सभ्यताओं का किसने उत्खनन किया यहाँ का? वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन सी जगह का किया गया? महासत्य। किसका? महासत्य। हमें यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? लघु पाषाण उपकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, कॉपर नीडल विद होल, तांबे की छेद वाली सुई। हमें एक बाड़मेर से सेंटर और मिला है, तिलवाड़ा। कौन से जिले में? बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे? किसने उत्खनन किया? क्या क्या चीजें मिली? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। क्या मिला? अग्निकुंड। इसके बाद बाड़मेर में एक सेंटर और मिला हमें अजमेर में एक सेंटर मिला, हमें नागौर में 2 सेंटर मिले। ताम्र पाषाण काल के अधिकतर केंद्र कौन सी नदी के किनारे? इसलिए सभ्यता क्या कहलाती है? इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसलिए सभ्यता क्या कहलाती है? इसकी खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रव। पहला बड़ा केंद्र कौन सा अपने पास? आहड़। कौन से जिले में? कौन सी नदियों के किनारे? आयड, कदोया, बेड़च। इसके पुराने टाइम में क्या नाम थे? आघाटपुर या आठपुर। इसका लोकल नाम क्या है? इसका उत्खनन किस किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्रनाथ। ये हमें पता चला कि आहड़ एक कैसा केंद्र हुआ करता था? व्यापारिक। और इसका संबंध दूसरी विदेशी सभ्यताओं से भी था। अच्छा, यहाँ पे क्या निर्यात करते हो, क्या बेचते होंगे? तो हम कहते हैं यहाँ पे किसकी भट्टियां मिली है? तांबे की भट्टियां मिली, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? ताम्रवती नगरी। और यहाँ पे कौन से उद्योग के साक्ष्य? रंगाई। कपड़ों को रंगाई छपाई का कोई ना कोई काम करते हो। और दुकानों से क्या मिले हमें? बाट प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान सामान बेचते थे, अफगानिस्तान की क्या चीज मिली है? लाजवर्द मन के। क्या प्राप्त होते हैं? लेपिस लाजुली। क्या प्राप्त होती है? लेपिस लाजुली, लाजवर्द प्राप्त होती है। कहां से? आहड़। आहड़ से, जो है कहां की वास्तव में? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की। अपने को तो कहां से मिली है? क्या होता है लाजवर्द? नीले रंग का पत्थर होता है। किस रंग का पत्थर होता है? मैं सुनो लो एक बात और बताता हूं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आहड़ का विदेशी सभ्यताओं के साथ में संपर्क था, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? लाजवर्द से। किसे मिलती है? या लेपिस लाजुली से जानकारी प्राप्त होती है। मैं अभी ये दिवाली वाली छुट्टियां थी तो रसिया गया हुआ था। वहां राजा के 2 महल है। एक महल का नाम है समर पैलेस, एक का नाम है विंटर पैलेस। क्या नाम है? समर पैलेस और विंटर पैलेस। तो हमारे जो गाइड थे वहां, रूस के अंदर जो गाइड थे, वो एक गुजराती भैया मिल गए। तो दूसरे देशों में क्या दिक्कत ही रहती है? भाषा वाली दिक्कत रहती है कि भाई पहली बात तो न तो अपने को अंग्रेजी ढंग से आती, न रसिया वालों को अंग्रेजी आती। दोनों चक्कर रहता है भाई। उनकी भाषा रसियन, तो वो भी इंग्लिश ढंग से नहीं जानते, न अपने इंग्लिश ढंग से जानते हैं। तो कोई गाइड आ भी जाता है इंग्लिश वाला, तो भी आप बात करते हो तो प्रॉपर जिस तरीके से आप पूछना चाहते हो वैसे उनसे पूछ नहीं पाते। तो मैं बार पहले गया था तब वहां गाइड रसियन मिले थे। इस बार गए तो इस बार थोड़ी किस्मत काम की। इस बार एक गाइड मिले गुजराती भैया। अपने गुजरात के एक भैया थे, एमबीबीएस करने के लिए रसिया गए। एमबीबीएस तो चल ही रही थी, साथ में एक रसियन लड़की से शादी की, उधर ही शिफ्ट हो गए। तो कई सालों से भैया वहीं बैठे हुए थे। भैया ने साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर दिया। गुज्जू भाई था, गुजराती भाई है, गुजराती भाई बिजनेस जानता है। तो उधर उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ क्या चीज कम है? सब ये चीज कम है, इंडिया से मंगाओ। इंडिया में अपने क्या कम है? ये यहाँ से भेज दो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। साथ में कोई टूरिज्म का डिप्लोमा कर लिया, टूरिज्म का डिप्लोमा करके गाइड का लाइसेंस ले लिया, घुमाने का काम शुरू कर दिया। साथ में 5-7 गाड़ियां खरीद लिया बीते सालों में। 20 एक साल हो गए उनको रहते हुए। तो गाड़ियां भी अपनी, गाइड भी अपने, घुमाएंगे भी अपने, सामान भी अपने भेजेंगे, सामान मंगाएंगे भी अपने। वाइफ डॉक्टर है तो भैया का एकदम सेट हो रखा बिजनेस। अब भैया मिल गए थे, उनसे तो अपने हिंदी में बात कर सकते हैं। उनसे हमने खूब सारी बातें पूछी, उनको जानकारियां भी खूब अच्छी थी। तो उन्होंने हमें एक कमरे में ले गए। समर पैलेस के अंदर एक कमरा था,
इस कमरे में पूरे में हरे रंग का पत्थर लगा हुआ। किस रंग का? पूरे में हरा पत्थर, हरा पत्थर, हरा पत्थर लगा हुआ एकदम, और चमके, शानदार चमके पत्थर। मतलब दीवारों पे भी हरा पत्थर, टेबल है तो उस पे भी हरा पत्थर, कोई पेन स्टैंड है तो उस पे भी हरा पत्थर, सब जगह हरा पत्थर। उन भैया ने कहा कि ये जो हरा पत्थर है इसको बोलते हैं मेलेकाइट। क्या बोलते हैं? मेलेकाइट है। और रसिया के लोग ये मानते हैं कि ये सिंबल ऑफ पावर है। क्या है? जिसके पास हरा पत्थर होगा, जिसके पास मेलेकाइट होगा, उसके पास शक्ति होगी। तो रूस के राजा ये मानते थे कि शक्ति उसी के पास होगी जिसके पास क्या होगा? हरा पत्थर। और ये रसिया में ही होता है और कहीं होता ही नहीं। तो ये हरे पत्थर को निकाल निकाल के यहाँ पे रखा करते थे। पर पूरा यूरोप को लगता था कि यार हरा पत्थर तो अपने पास भी हो जाना चाहिए, कुछ तो अपने पास भी होना चाहिए। फिर बाकी जैसे इंग्लैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, स्वीडन था, इनके जो राजा रानी थे वो रूस से मंगवाते हरा पत्थर। हरा पत्थर मंगवा के उसकी अंगूठियां बनवा लिया करते, कोई रानियां अपने नेकलेस बनवा लेती, कोई झुमके उमके बनवा लेते, कुछ ब्रेसलेट बनवा लेते। ऐसा एक आधा कुछ होता। बहुत महंगा पत्थर आया करता था। ऐसे रशिया में एक पत्थर और होता, अंबर। कौन सा पत्थर होता है? वो लाल रंग का पत्थर होता। तो एक कमरा उन्होंने और दिखाया, उसमें पूरे में लाल 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 पत्थर लगा, उनका ये अंबर है। और रसिया के लोग ये मानते थे कि अंबर जो है वो सिंबल ऑफ हेल्थ है, जिसके पास अंबर रहेगा उसकी हेल्थ क्या रहेगी? अच्छी। तो रशिया वालों के पास तो खूब सारा अंबर था, तो इनके तो राजा रानी खूब सारा पहन पहन के रखते, और कमरे में देखो चारों तरफ लगा दिया इन्होंने। पर बेचारे बाकी इंग्लैंड, स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, ये जो होते, इनके पास थोड़ा थोड़ा सा होता था। यहां से मंगवाना पड़ता, मंगवाएंगे चीजें कमी होगी, थोड़ा थोड़ा होता था। एक आधी कोई अंगूठी बनवाते, एक आधे ब्रेसलेट बनवाते। फिर कि मान लो कभी इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस के राजा रसिया आते, तो वो मान लो इंग्लैंड की रानी आई और उसने ब्रेसलेट पहन रखा है, उसके अंदर अंबर है, उसके अंदर उसने मेलेकाइट डाल रखा है। फिर ये रसिया वाले जो राजा महाराजा थे, ये उसको उस कमरे में लेके जाते। इस पूरे कमरे में क्या लगा हुआ है? मेलेकाइट। इस पूरे कमरे में क्या लगा? अंबर। और उसे फील करवाते कि मंगते एक ब्रेसलेट के अंदर अंबर पहन के दिखा हो रहा है सबको बाहर, यहां देख चारों तरफ कमरे के अंदर है। तो उन्होंने बताया, ये देखो दो पत्थर है, एक हरे रंग का पत्थर ये मेलेकाइट है, एक लाल रंग का पत्थर ये अंबर है। केवल रसिया में होता था। यूं अलग अलग कमरों में हमें लेके जा रहे थे। तो एक कमरे में जाते पूरे में नीला 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 पत्थर लगा हुआ एकदम। वो भैया कुछ बोलते, उनसे पहले मैं बोला कि ये लेपिस लाजुली है, ब्लू कलर का पत्थर था, लाजवर्द है। तो उनका, अरे आपको कैसे पता लाजवर्द है? मैं, भाई साहब इतने बड़े नहीं। यदि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के इस साइड में रसिया था तो इधर इंडिया था। यदि रसिया वाले अफगानिस्तान से पत्थर ले गए होंगे तो इंडिया वाले भी तो लाए होंगे। और भाई साहब तू तो राजा रानी की बता रहा, हमारे तो आहड़ में मिल गया। हमारे तो साधारण लोग ही लाजवर्द पहन के रखा करते थे, हम तो पहले से रिच हुआ करते थे। तो उनका, अच्छा यार ये मुझे पता नहीं था कि अब राजस्थान में भी ये मिल रहा है। तो लाजवर्द बहुत महंगी चीज थी, रशिया के राजा महाराजा यूज लिया करते थे। तो अपने भी कहा मिला? आहड़ से। कहां से मिला? तो आहड़ में लाजवर्द मिलना ये बताता कि इनका कॉन्टेक्ट किसके साथ था। याद रहेगी बात? आगे बताऊं? चलो आगे पढ़ते। कितनी चीजें लिखवाई थी? 4? 5वीं लिखते हैं। सुनना देखो एक बार, फिर लिखना आप। एक पानी का जग मिला है जिसके हत्थे नहीं है। हैंडल जो होता है, हैंडल, तो हैंडल नहीं है उसके। देखो, बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट। बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट। बिना हत्थे का जल पात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट। कभी अपने नोटिस करना आप, अपने यहाँ पे पानी के जो भी बड़े बर्तन होंगे ना, उनमें हैंडल है। जैसे अपना ये होता है जग, जग में साइड में पकड़ने का हैंडल होता है। जैसे बाल्टी, ऊपर पकड़ने का हैंडल होगा। लेकिन एक ऐसा बर्तन मिला है आहड़ से जिसके हैंडल नहीं। तो अपने कहा, अपने तो बिना हैंडल वाले होते ही नहीं थे, अपने तो जो भी पानी का बड़ा बर्तन होगा तो हैंडल लगाएंगे। ये फिर कहां से आया? तो पता चला यार ये बर्तन है ईरान से। कहां से चला? कि ऐसे बर्तन ईरान के अंदर हुआ करते थे। तो अब बिना हत्थे का जल पात्र आपको कौन सी सभ्यता की जानकारी देता है? आगे लिख लो डेस्क लगा के, इससे ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन। पर्सिया बोलते थे ईरान को तब। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन। इससे ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन। क्या हुआ? कुछ समझ में आ गई बात? एक यहां से एक सिक्का मिला है जिसपे अपोलो का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र है? लिखो, अपोलो के चित्र वाला सिक्का। अपोलो के चित्र वाला सिक्का। एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग। एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग। एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग। अपने कहा यार ऐसे सिक्के अपने तो होते नहीं थे, ये सिक्का कहां से आया? तो पता चला ये सिक्का है यूनान से। कहां से आया?
तो इससे कोई कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है, लिख लो, इससे यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीस ग्रीस बोलते हैं यूनान को ना। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन, इससे यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन। कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है, यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन। अब कोई आपसे पूछ ले कि आहड़ का संबंध विदेशी संस्कृतियों से था, कौन कौन सी विदेशी संस्कृतियों से था, और आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, बता दोगे? यहां से मिलने वाले लाजवर्द मन के इसका संबंध अफगानिस्तान के साथ बताते हैं। बिना हत्थे का जलपत्र इसे ईरानी सभ्यता के साथ जोड़ता है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का इसे यूनान के साथ जोड़ देता है। इसका मतलब आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, यहां से तांबा भेजते होंगे, यहां से रंगाई छपाई की चीजें भेजते होंगे, इसलिए यहां पर बाहर की चीजें आ गई। पाठ का मिलना भी हमें दिखाता है कि ये क्या था अपने आप के अंदर, एक व्यापारिक, है ना। तो मेंस में प्री में कुछ भी पूछ ले, सारी बातें बताई जा सकती है, लिख लोगे। अपोलो कहां के देवता थे, यूनान। कहां के देवता थे, अपने जिसको कहते हैं सूर्य, उसको बोलते हैं अपोलो। अपने जिनको सूर्य बोलते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं। कभी एक हॉलीवुड की मूवी देखी हो या नहीं देखी तो कभी देखना, ट्रोय। हॉलीवुड की एक मूवी है ट्रोय नाम करके ना, इटली का एक शहर था ट्रोय, उसके नाम पर बनी हुई एक मूवी है। तो उस ट्रोय मूवी के अंदर एक सीन है, ब्रैड पिट उसके अंदर हीरो है। तो ब्रैड पिट एक मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति तोड़ता तब वो कहता है, ये रहा तुम्हारा अपोलो, सूर्य का देवता, ये रहा तुम्हारा अपोलो, सूर्य का देवता। तो वो लोग सूर्य को क्या बोला करते थे, अपने जिनको सूर्य कहते उनको वो क्या कर दिया करते, अपोलो। तो अपोलो का सिक्का मिला, इसका मतलब कौन सी सभ्यता की जानकारी, यूनान। कौन सी सभ्यता, यूनान। याद रहेगी बात। और देखा आगे आगे पढ़ते हैं। अपने को यहां से काले रंग के और लाल रंग के बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से रंग के, काले व लाल रंग के। मृद भांड लिखो, काले व लाल मृद भांड, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर्स। मैं वापस समझाता हूं, देखो। मृदा, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। मृदा का मतलब मिट्टी। भांडे मतलब बर्तन, बर्तनों को भांडे तो बोलते हैं ना अपने घरों में, भांडे बर्तन भांडे बोलते हैं अपने। तो मिट्टी के बर्तन होंगे, उनको क्या कह दिया, मृद भांड, है ना। इतना लोड नहीं लेना कि बारी में बड़े बड़े शब्दों के मृद भांड हमने होता, भगवान जाने क्या बनाया होगा उन्होंने, है ना। मिट्टी के बर्तन और कुछ नहीं, आंडी वांडी होते हैं ना अपने, अभी भी तो घरों में मिट्टी के ऐसे वैसे थोड़े बड़े बड़े बर्तन है। कौन कौन से रंग के, काले व लाल। अभी तक उस साइड के अंदर ऐसे बर्तन होते हैं, इनको लोकल भाषा में बोलते हैं, या तो कहते हैं गोरे, या बोलते हैं कोट। क्या कहते हैं, गोरे या कोट, लिख लो आगे, देश लगा के लिख लो। इन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गोरे और कोट। इन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गोरे और कोट। क्या कहा जाता है, इन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है। किसको, जो काले व लाल क्या मिले, मृद भांड। क्या होते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। वैसे मिट्टी की यदि मूर्तियां बनती हैं तो उनको बोलते हैं मण मूर्ति। क्या बोलते हैं, मण मूर्ति का मतलब क्या, मिट्टी की मूर्ति। तो यहां से हमें बैल की मण मूर्ति मिली है। किसकी मण मूर्ति मिली है, लिख लो, बैल की मण मूर्ति। बुल टेराकोटा, बुल टेराकोटा, बैल की मण मूर्ति। मरण मतलब वही मिट्टी, मूर्ति का मतलब मूर्ति, बुल टेराकोटा। ये सिर्फ बैल की मण मूर्तियां बनास नदी के आसपास का जितना बेल्ट है वहां सब जगह से मिली, इसलिए नाम पड़ गया बनास का बेल। क्या नाम पड़ गया, बनास के आसपास ऐसी मूर्तियां सब जगह से मिली थी। इसका मतलब इस प्रकार का बेल कहां पर होता होगा, बनास में। तो इन्होंने मूर्तियां बना ली, लिख लो। इसे बनास का बेल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। इसे बनास का बेल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। क्या कहा जाता है इसे, बनास का बेल कहा जाता है। अब देखो, बेल की मूर्ति मिलना इस तरफ इशारा करता है कि खेती होने लग गई। बेल की मण मूर्ति बताती क्या होने लग गई, अग्निकुंड बताते हैं धार्मिक हो गया बंदा। बेल की मण मूर्तियां बताती क्या होने लग गई, खेती। क्योंकि खेत में हल जोतना पड़ेगा, हल जोतने के लिए काम आता बेल। हल जोतने काम क्या था, देखो दुनिया की हर चीज के पीछे और कोई कारण हो ना हो, एक कारण पक्का होता है, आर्थिक। कौन सा कारण होता है, इकोनॉमिक कारण पक्का है। तो मनुष्य ने खेती शुरू की तो खेती के लिए क्या जोतना पड़ा, हल।
हल के लिए क्या चाहिए था उसे? बैल। बैल किससे मिलेंगे? गाय, इसलिए गाय पवित्र हो गई। गाय क्या हो गई? और हमने कहा भाई रे गाय के हाथ नहीं लगाना, गाय को मारना नहीं, क्योंकि गाय को मार दोगे तो बैल कहां से मिलेंगे, और बैल नहीं मिलेंगे तो खेती कैसे करो, हल कैसे जोतोगे, हल नहीं जोतोगे तो खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो इनकम कैसे होगी? आर्थिक कारण था। आर्थिक, हमारे पैसे टक्के में है, खेती के अंदर काम जो सबसे अधिक पशु आ रहा था वो कौन सा आ रहा था? बैल। इसलिए हमने कहा भाई बैल पवित्र है, बैल पवित्र है तो गाय भी अपने आप में क्या हो गई? तो दुनिया की हर घटना के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? मैं सुबह से लेकर शाम तक यहां पढ़ाता रहता हूं, कारण क्या है? आप यदि चुपचाप 4 घंटे बैठ के पढ़ते रहते हो, कारण क्या है? ये थोड़ी आपको सर हम केवल ज्ञान प्राप्त करने हैं, सिलेक्शन नहीं करवाना। मैं तो कहता हूं घर वालों ने भी आपको पढ़ने के लिए भेजा, इसके पीछे कारण क्या है? वरना आज शाम को आप कहे कि देख लो पापा आरएस का एग्जाम नहीं दूंगा, ज्ञान पूरा प्राप्त करूंगा, है ना? एग्जाम देके क्या करना, नौकरी वोकरी नहीं करना चाहता, घर वाले उल्टा लटका के नीचे बास्ते लगाए, आग लगाए नीचे ना, तापे आपको, सेक ले ढंग से। तो दुनिया की हर घटना के पीछे कौन सा कारण है? तो गाय पवित्र है, इसका कारण यह है क्योंकि बैल खेती के अंदर काम आ रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में सबसे पहले कोई शुरू हुई तो खेती हुई, खेती शुरू हुई तो खेती में क्या काम आ रहा था? बैल। बैल काम आ रहा था, बैल किससे मिलेंगे? गाय से। तो गाय क्या हो गई अपने आप में, है ना? अब और देखो आप, बैल क्या होता है? थोड़ा चंचल जानवर होता है। भाई मनुष्य ने बैल ही क्यों यूज में लिया? पाडा ले लेता, तो भैंस भी तो थी, जानवर ही थी, पाडा ले लेता, पाडा ले लेता तो भैंस पवित्र हो जाती, लेकिन उसने पाडे का यूज नहीं लिया, उसने किसका यूज लिया? उसने, मुझे लगता है उसने दोनों का प्रयोग करके देखा, पर पाडा आलसी होता है, धीमे 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 चलता है। बैल थोड़ा फुर्तीला होता है, फुर्तीला होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है तो उसको काम में लगा गया, यार बैल काम आ सकता है, पाडा इतना काम है। इसलिए आज भी अपने घर में कोई छोटा बच्चा हो और चंचल उछलता, इधर घूम जाए, उधर भाग जाए, इधर भाग जाए, अपने तो टोकड़ी है, क्या है? गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोकड़ी। अरे टोकड़ी की तरह छलांग लगा रहा है। और मैं तो अपने घर में कोई बंदा हो सारा दिन पड़ा रहे, खाए, कुछ ही ना करे, पाडो है ना? सारा दिन पाडे की तरह पड़ा पड़ा खाता रहता है, करता कुछ भी नहीं है, तो वो पाडा हो गया, क्यों? पाडा खाता ज्यादा है, काम करता कम। बैल खाता कम था, काम करता ज्यादा। वैसे तो सब चीजों के पीछे एक ही कारण है, कौन सा? पैसा बाबू भैया, पैसा। पैसे के अलावा और कोई भी चीज काम की नहीं। पहले पड़ी तो किसकी मण मूर्तियां मिली है? वो पूरे इलाके से, एक जगह नहीं, पूरे इलाके से मिली है, इसलिए हमने उसका नाम ही दिया बनास का बेल। क्या नाम दिया? बनास का बेल। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को यहां से जो मकान होते हैं, मकानों की जो नींव होती है, नींव समझ गए? नींव होती है वो पत्थर की बनी हुई है, लिखो पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। फाउंडेशन समझ गए? नींव। नींव मजबूत होनी चाहिए एकदम, इसलिए आप वाले बेच का नाम है फाउंडेशन बेच। अभी नींव मजबूत की जा रही है, पत्थर की नींव किसकी बनी हुई है? कोई पूछेगा आहड़ के जो मकान है उनकी नींव किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? पत्थर। पर ऊपर मकान कच्ची ईंटों का है। मकान क्या है? कच्ची ईंटों का, ईंटें पक्की नहीं, बस उन्होंने बनाई ईंटें, बना के धूप में सुखा ली, धूप में सुखा के सीधी काम में ले ली। पक्की ईंटें तब बोलते जब भट्टे में पका लो, भट्टे में पका लो तब तो क्या हो जाए? पक्की। सीधे काम ले लो तब क्या हो जाए? कच्ची। लिख लो कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स। कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स, कच्ची ईंटें। कैसी ईंटें मिलती है? कच्ची, एकदम कच्ची कच्ची सी ईंटें मिलती है, रो ब्रिक्स हमें यहाँ से प्राप्त होती है। रॉ मटेरियल समझ गए, कच्ची ईंट। पर वो ये जानते थे कि यार एकदम ये कच्ची जो ईंटें होगी तो ये मकान इतना मजबूत नहीं बन पाएगा, इसलिए इस मिट्टी में, मिट्टी की बनाते हैं ईंटें, इस मिट्टी के अंदर उन्होंने एक बजरी जैसी चीज मिलानी शुरू की, उस चीज को बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं? तो मजबूती के लिए क्या मिला लिया करते थे? क्वार्ट्ज। लिखो आप क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आगे लिख लो, ईंटों में मजबूती के लिए, फॉर स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स। ईंटों में मजबूती देने के लिए, फॉर स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स। अब तीनों चीजें एक साथ याद रखनी है। नींव किसकी बनी होती थी? पत्थरों की। मकान किसके बने होते थे? ईंटों, कच्चे ईंटों के। लेकिन कच्चे ईंटों को मजबूती देने के लिए क्या मिलाते? बजरी होती है, बजरी, बजरी जैसी चीज मिला लिया करते ताकि इतनी कच्ची भी नहीं रहे, थोड़े मकान ठीक बने रहे उनके। आगे बात समझ में? अच्छा, लाशें मिली है, कहीं कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में लाश मिली है, तो लाश के साथ में आभूषण रखे हुए। क्या रखे हुए? लिखो, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। शव के साथ आभूषण, समझ गए ना, गहने, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी।
सौ के साथ आभूषण ये शो करते हैं, इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि वो लोग ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? एक आदमी मर गया, उसको दफना के तो साथ में गहने और रखेगी, अगले जन्म में काम आएंगे। किस में काम आएंगे? और ये दुनिया में सब तरफ ये थ्योरी रही थी। जैसे आपने एक देश का नाम सुना हो, इजिप्ट, मिस्र, तो आप सुनते हो कि मिस्र में पिरामिड बनाए। पिरामिड क्या कब्रिस्तान है? उनके अंदर ले जा के वो रखा करते थे, लाश रखते थे। उन्होंने तो और जोरदार किया, लाश ले जाके रख दी कब्रिस, उसके ऊपर पिरामिड बना दिया। बाहर एक कमरा बनाते, उसमें डेली खाना रख के आते, किसको भूख लगेगी तो। डेली, और डेली बात चेंज करके आते, अच्छा कल नहीं खाया, चलो आज वापस चेंज करते हैं, कल वाली सब्जी अच्छी नहीं थी, आज वापस रख के आते हैं। तो हमेशा वो और रख के आया करते थे, और उसकी जो फेवरेट सब्जियां थी वो और रख के आते। ये दुनिया में तमाम लोग ये मानते रहे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर मरता है लेकिन आत्मा, तो आत्मा को भूख लगेगी, आत्मा को भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो इनको लगा भूख तो लगे नहीं लगे, पर सोना तो साथ में रहे तो ठीक है। भारत में लोगों को सोने से तो प्यार होता ही है, सोने से प्यार होता है। उन्होंने कहा, किसी ने कहा होगा मरते टाइम को मैं मर रहा हूं पर मेरे गहने भाई रहे, मेरे साथ में ही रखना। तो सौ के साथ में क्या दफना दिया हमने। एक जगह है जहां से 6 चूल्हे मिले। कितने चूल्हे मिले? लिख लो, 6 चूल्हे। कोई पूछेगा एक स्थान से 6 चूल्हे कहां पर प्राप्त होते हैं हमें, तो आहड़। कहां पे प्राप्त होते हैं? आहड़। एक जगह से इतने सारे चूल्हे दो तरफ इशारा करते हैं, या तो कोई ज्वाइंट फैमिली है। क्या है? 50 एक लोग एक साथ रहते होंगे, बड़ा परिवार, 3 दादों का परिवार होगा, एक एक 10-10 है तो 30 तो सीधे ही होगी। उनके और हुए होंगे, उनकी बीननी आई होगी, यूं करके 50 एक आदमियों का रहा होगा। अब एक चूल्हा हो तब तो एक बीननी सुबह लगे शाम तक खाना ही नहीं बने। तो बाद 5-7 चूल्हे बनाए होंगे, एक पे पानी गर्म कर लेंगे, एक पे दूध से डालेंगे, एक पे कोई सब्जी बन जाएगी, एक पे रोटी बन जाएगी, ऐसा कुछ किया होगा। एक ही जगह से कितने चूल्हे मिलते हैं? या ये भी हो सकता है भंडारा करते हो। क्या करते हो कि 12 महीने में कभी या महीने में कभी एक साथ खाना खाता हो, पूरा गांव एक साथ खाना खाता हो, पूरा गांव एक साथ खाना खाएगा तो एक चूल्हे पे बन जाएगा, चूल्हे ज्यादा होने चाहिए। एक जगह से 6 चूल्हे किस तरफ इशारा करते हैं? ज्वाइंट फैमिली या सामूहिक भोजन, किसकी तरफ इशारा करते हैं? लिख लो, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्वाइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्वाइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ज्वाइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। कोई पूछेगा हमें राजस्थान के कौन सी जगह से सामूहिक भोजन व्यवस्था या संयुक्त परिवार की जानकारी यहां प्राप्त होती है? आहड़। या पूछेगा आहड़ से संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन की जानकारी किन चीजों को देखकर प्राप्त होती है? एक जगह से कितने चूल्हे? इनमें एक चूल्हा जिसके 2 मुंह है, 2 मुंह वाला चूल्हा है, मतलब यूं बीच में ज्वाइंट है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, मतलब इधर तो आप दाल से डालो, इधर रोटियां बनाओ। ऐसे चूल्हे अभी तक भी अपने गांव के अंदर मिल जाते हैं, लिख लो, 2 मुंह वाला चूल्हा। डबल फेस्ट स्टोव, 2 मुंह वाला चूल्हा, डबल फेस्ट स्टोव। दो मुंह वाला चूल्हा याद रह जाएगा। कोई पूछेगा 2 मुंह वाला चूल्हा कहां से प्राप्त होता है, तो कहां से प्राप्त होता है? आहड़ से। इन चूल्हों के पास में एक मसाले कूटने के लिए रखा हुआ है सिलबट्टा। क्या रखा हुआ है? लिख लो, सिलबट्टा। सिलबट्टा समझते हो ना? मिर्चे मिर्चे रगड़ने के लिए होता है अपना, तो सिलबट्टा। हाँ हाँ, कुछ ही बोल दो ऐसा। सिलबट्टा, सिलबट्टे को अंग्रेजी में सिलबट्टा ही लिखना है, क्योंकि अंग्रेजों के सिलबट्टे होते ही नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी में इसके लिए कोई भी शब्द बनाया। ये मसाले केवल अपने ही खाते हैं पूरी दुनिया में, अपने अलावा और कोई भी मसाले खाता, ये खूब दाब दाब के मसाले खाने अपनी आदत है। मेरे को ये भी कभी नहीं समझ में आया कि अक्सर कहा जाता है कि खान पान और कपड़े जलवायु के अनुसार होते हैं। खान पान और कपड़े किसके अनुसार होते हैं? जलवायु के अनुसार होते हैं। अपनी जलवायु गर्म थी ठंडी थी? गर्म जलवायु के लोग थे अपने, फिर भी अपने इतने मसाले खाते यार। जो गर्मी के अंदर तो मसाले कम होने चाहिए। अपने भगवान जाने क्या था, मतलब जून की मज गर्मी, पसीना टपक रहा है यहां से, तो अपने कहते मिर्च मिल जाए ना तो मजा आ जाए। है आपने दुकान पे जाकर भाई साहब मिर्ची बड़ो गर्म दिया, पहले तो मिर्ची बड़ा, वो भी ऊपर से गर्म, तुम्हारा तापमान 55 डिग्री है, पर अपने को उससे डर नहीं लगता। वरना वो रसिया में एक बंदे को हमने, हमारा जो गाइड था पिछली बार गए, उसको हमने भुजिया खिला दिए थे कि भाई यहां से वो फ्लाइट उड़ी, दुबई से हमारी फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, दुबई से मॉस्को वाली फ्लाइट ने को 6-7 घंटे का टाइम लिया।
तो भूख लग गई। और वहां जो फ्लाइट के अंदर उनकी चीजें मिलती है उन सब के अंदर ये गाय का बीफ ये सब चीजें होती है, तो खाने का उन वाली चीजें खाने का जीव ही नहीं करे वैसे। तो जूस वूस पिया हुआ था। तो हम जैसे उतरे, हमारा सामान आया, तो हम सामान में हमारा खूब सारा भुजियान बिस्कुट बांध के लेके गए थे यहाँ से कि वहां खाएंगे ना अपने। तो वहां जैसे अब सामान आया, सामान आते हमने वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते हमने हमारे भुजिया वाले पैकेट निकाले। अब अपने बीकानेर वाले भुजिया आते हैं अपने कैसे खाते हैं, धोबे भर भर के ऐसे खाते हैं, जैसे भी लगाते हैं अपने तो डायरेक्ट। और भूख और लगी तो और खाते हैं। तो अब आप खा रहे हो, आपके साथ में कोई बैठा तो अपना होता है ना भाई इसको ही खिलाए। तो हमने गाइड को कहा, ड्राइवर तो हमारी तरफ देख नहीं रहा, ड्राइवर सीधा सीधा, मगर ड्राइवर को तो नहीं करना, इसको ही कह देते अपने गाइड को। तो हमने गाइड को कहा कि लो गाइड भैया, और आप भी थोड़े बुझो। तो उसने कहा नहीं 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 यार, तुम खाओ आराम से तुम्हारे। अरे मैं यार ऐसे थोड़ी दरिया दिल आदमी यार, अकेले अकेले कैसे खाएंगे। तो उसने कहा नो नो नो। अरे मैं यार ले यार, ऐसे क्या कर रहा है। तो उसने बापड़े ने 2 भुजिया उठाए, 2 भुजिया मतलब 2 छोटे छोटे। अरे मैंने और ले यार, उसने कहा अरे बहुत। उसने 2 मुंह में लिए और उसने कहा मतलब उसकी जीभ बाहर आ गई। हमने पानी वानी पिलाया, मरेगा ही, क्योंकि उन बेचारों के कभी भी इस प्रकार के मसाले खाए हुए, ये मसाले खाने वाली आदत अपनी। और उसमें अपने बेसिकली राजस्थान वाले तो अपने पता नहीं कितने के मसाले खाते हैं। और मेरे एक मैं बीकानेर पढ़ा करता, तब मेरे एक रूममेट था, वो बात एमबीए करने के लिए चला गया पुणे। तो वो हमेशा किस्सा सुनाता है कि यार मैं जब पुणे एमबीए करता तो दिन में क्लास ले रहा था और भूख लग गई बीच में, तो मुझे लगा यार एक क्लास बंक मारते हैं, रूम पे जाकर खाना खा के आ जाते हैं। रूम पास में ही था, मैं रूम पे गया तो पता चला कुक ही नहीं आया अभी तक। तो मुझे लगा यार कुक आएगा बनाएगा, इससे अच्छा है खाना बनाना तो आता ही था, फटाफट 2-3 रोटी अपने बना लेते हैं, अपने तो खा के चले जाते हैं, बाकी देख लेंगे अपने हिसाब से बनती रहेगी। तो लगा यार क्या बनाया जाए। तो उसने कहा कि मैंने आटा जब लगाया तो आटे में नमक मिर्च मिला लिया थोड़ा, कि नमक मिर्च के परांठे बना लेंगे, बनाते हैं अपने परांठे, जल्दी भी बन जाएंगे, खाने में टेस्टी भी लगेंगे, ठीक रहेगा। तो मैंने नमक मिर्च के परांठे बना लिए। अब मैं खाने के लिए बैठा, इतने में मेरा जो मराठी रूममेट था वो आ गया। तो उसने पूछा अरे भाई क्या हुआ। तो मैंने कहा यार भूख लग गई थी, मैं तो खाना खाने के लिए आया था, आजा तू भी खा ले, 4 परांठे बनाए, 2 तू कल 2 मैं खा लूं, आधी आधी मिटेगी दोनों की। तो उसने कहा क्या क्या है। तो मैंने कहा यार नमक मिर्च के परांठे बनाए थे। सब्जी। तो यार सब्जी तो अब टाइम ही नहीं था, तो वो गांव से मिर्च वाला अचार आया हुआ था, तो मैं तो मिर्च वाले अचार के साथ खा रहा हूँ। तो आगे जैसे बैठा तो उसने देखा कि मैंने दही में भी मिर्चें डाल रखी, अपने दही में भी नमक मिर्च डालते हैं। तो पास में पानी का गिलास पड़ा था, उसने कहा थोड़ी मिर्चें इधर डाल दे। भाई रोटी में तेरे मिर्चें हैं, अचार तेरे मिर्च का है, दही में तेरे मिर्च है, तो पानी क्यों छोड़ रखा है। थोड़ी मिर्च मिला इस, और इसको भी मिर्च मिला खा ले तू। आप तो भाई रे अपने राजस्थानी पहले से ही मिर्चें खाया करते, इसलिए यहाँ पे क्या मिला है, क्या मिला है यहाँ पे, सिलबट्टा मिला। अपने वाले पहले यूं घोट घोट के खाने की आदत थी। और वो, और अपना साउथ इंडिया भी नहीं खाता, नॉर्थ ही खाता है। साउथ इंडिया में भी इतने मसाले नहीं खाए जाते हैं, ये अपने नॉर्थ वालों की प्रॉब्लम है कि अब नॉर्थ वाले मसाले खाते हैं। साउथ इंडिया मसाले नहीं खाता, यूरोप वाले तो एकदम ही नहीं खाते, उनके तो मसाले जैसी कोई चीज ही नहीं होती, इसलिए वो सब्जी बनाना तो वो जानते ही नहीं। उनके सीधा है, सब्जी मार्केट से लाए, गरम की खाली, और नहीं होता उनके कुछ भी इस प्रकार का, सीधा गरम करके खा लेते हैं। रोटियां बनाना वो जानते नहीं, ब्रेड लाते हैं सीधी मार्केट से, ब्रेड सीधी सीधी खा लेते हैं, जैम वैम लगाई कुछ या और कुछ भी लगाया उनके, लगा के अपना खा लिया। इसलिए बापड़े शाम वाला खाना 6-7 बजे से पहले खा लेते हैं, बनाना तो है नहीं। सब्जियां गर्म कर ली एक तरफ, ब्रेड पड़ी थी सीधी सीधी सी उन्होंने खा ली, तो शाम वाला खाना 6-7 बजे कंप्लीट। बाद में रात को 9-10 बजे एक वोदका का पैक लेते हैं, चुपचाप सो जाते। इसके अलावा उनकी कोई भी दिनचर्या, ये साउथ वाले उनका खाना कितना इजी है, एक में बनाए दाल, एक में बनाए चावल, 2 कुकर लिए, एक में दाल एक में चावल, एक थाली ली, दोनों मिलाए मिला के खा लिए। तो है कम होते हैं जी, अपने जितने नहीं होते। नहीं होते तो है, पर भारत है, भारत में मसाले तो होते ही है, एकदम यूरोप जितने नहीं है, पर इतने मसाले भी नहीं होते, कम होते हैं मसाले वहां पे, थोड़े कम होते हैं, इसलिए महिलाओं को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। मसाले वाली चीजें कम खाते हैं, इसलिए महिलाओं को ज्यादा काम है, इसलिए साउथ इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट है, यूरोप में विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है। अपने यहाँ पे कोई विमेन एम्पावरमेंट नहीं, क्योंकि अपनी महिलाओं की जिंदगी में एक ही सवाल है, रोटी। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर में 11 बजे तक उसकी जिंदगी का एक ही करता हुए क्या है, रोटी। शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसका एक ही करते हुए क्या है, रोटी। और अपने मतलब मसाले वैसे थोड़ी है, अपने तो यूं देख देख के, और कि मुझे लगता है कितना टाइम लगाते हैं अपने रोटी बनाने में, कि पहले तेल चढ़ाया, उसको देखते रहते हैं, है ना, फिर थोड़ी देर में आसी आसी, अभी नहीं अभी नहीं, फिर उसमें जीरा डाल के देखते हैं आयोको ने, फिर वो आता है थोड़ी देर में, फिर उसमें मसाले डालते हैं, मसाले भी धीरे धीरे, पहले कोई नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, या उसको घोलेंगे कई देर, फिर डालेंगे, फिर कोई टमाटर डालेंगे, मिर्चें डालेंगे। एक सब्जी में कितना टाइम लगाते हैं, इसलिए तब तक हमारी महिलाओं की प्रगति नहीं होगी जब तक हम रोटियां खाते रहेंगे।
क्या खाते रहेंगे? इसलिए यदि महिलाओं की प्रगति करनी है तो हमें क्या खानी बंद करनी पड़ेगी? और इसके लिए लड़कियों, तुम्हें रोटियां बनानी बंद करनी पड़ेगी। तुम बगावत कर दोगे, आज से हम रोटियां खाओ, दाल चावल, एक कुकर में दाल, एक में चावल, सीटी लगी, तीन तीन उतारे फटाफट, एक ही थाली में डाले, खा ली। यहाँ पे भाई साहब सब्जी अलग बनाओ, दाल अलग बनाओ, अचार अलग हो, रायते अलग हो, छाछ अलग हो, उनके सबके अलग अलग बर्तन हो, फिर उतने भांडे और मांजे जाए, ये है ना। इसलिए महिलाओं की प्रगति कहीं रुकी हुई है तो वो है फूंकनी में, चूल्हे में फूंकनियां मार मार के गांव वाले तो मर गई सारी की सारी। तो महिलाओं की प्रगति चूल्हे में रुकी हुई है। जब तक महिलाओं का चूल्हे से पीछा नहीं छूटेगा, इन मसालों से पीछा नहीं छूटेगा, तब तक हमारी महिलाएं सशक्त है। और मुझे तो आजकल वो सबसे जोरदार लगता है कि आजकल क्या है, थोड़े पढ़े लिखे फैमिली भी तो अपने कहना शुरू किया कि भाई रे हमें तो बीननी नौकरी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मॉडर्न लोग हैं, बीननी भले ही नौकरी कर लो, भले ही नौकरी करने के लिए बाहर जाओ, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट करो, जो इसको करनी है वो करो, बस सुबह शाम रोटी बना दो। सुबह शाम क्या कर दो? अरे रोटी बनाना अपने आप में टास्क है, रोटी बनाना अपने आप में एक नौकरी है। आप दो नौकरी एक आदमी से नहीं करवा सकते, या तो रोटी बनवाई जाए या क्या किया जाए, नौकरी करवाई जाए। अब इसका मतलब सुबह 5 बजे उठो, पहले 8 बजे तक उनकी रोटियां बनाओ, फिर आप नौकरी के लिए जाओ, शाम को 4-5 बजे वहां से वापस आओ, फिर रोटियां बनाओ। तो लड़कियों विद्रोह करो, तुम करोगी कि नहीं करोगी? मरी मरी तो बोल रही हो, तुमसे कोई आशा नहीं है, अगली 3 पीढ़ियां ऐसे ही और बर्बाद होगी, तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे, तुम खाली इंस्टाग्राम पे रील बना सकती हो, है ना। और मुझे ये तो दुर्भाग्य है, समाज का 50% हिस्सा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, मसाले तेल आने में लगा हुआ है, तेल आसी नहीं करना अपने ये काम। आगे वाली बात समझ में? आप ऐसा रुखसा रहे हो। चलो तो क्या 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 मिला? चूल्हे, छह चूल्हे एक जगह से, दो मुंह वाला चूल्हा और सिर्फ। क्या खाते होंगे ये लोग, कौन कौन से अनाज खाते थे? देखो, गेहूं, चावल और जवार। गेहूं, चावल और जवार। व्हीट, राइस और सोरगम। क्या क्या बताओ देखे? गेहूं, चावल और जवार। तो मुझे याद है एक बार कोई क्वेश्चन था, आहड़ के लोग इनमें से क्या नहीं खाते थे? गेहूं, चावल, जवार, बाजरा। ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं ना भी पढ़ाता और सवाल आ जाता तो भी आपको बाजरा करना चाहिए। कि आप ये तो देखते कि यार बाजरा उन जगह पे होता है जहां पानी कम हो, बाजरा उन जगह होता है जहां पे पानी कम हो। उदयपुर साइड में पानी तो है, नदियां हैं तो इसका मतलब पानी है, पानी है इसका मतलब वो लोग बाजरा तो कम से कम। तो बाजरा खाने की परंपरा पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं था, इसलिए ऐसी फसलों की आवश्यकता थी जो कम पानी के अंदर हो जाए। कम पानी में होने वाली फसल कौन सी थी? बाजरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, 13वीं शताब्दी से पहले पूरे राजस्थान में कहीं भी बाजरा नहीं है। 13वीं शताब्दी से पहले पूरे राजस्थान में कहीं भी, इवन पश्चिमी राजस्थान में भी बाजरे के अवशेष नहीं मिल रहे 13वीं शताब्दी से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि 13वीं शताब्दी से पहले पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में क्या हो रही है? अच्छी अच्छी बरसात हो रही होगी तो उनकी जवार होती होगी, अच्छी बरसात होती है तो उनके गेहूं होती होगी, इसलिए उनको बाजरा उगाने की आवश्यकता नहीं। 13वीं शताब्दी के बाद में बाजरा मिलने लगता है, इसका मतलब है 13वीं शताब्दी में इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आए, और क्लाइमेट चेंज की वजह से पश्चिमी राजस्थान में बरसात होनी हो गई कम, बरसात कम हुई इसलिए उनके जवार होनी बंद हो गई, उनके गेहूं होना बंद हो गया। अतः उनको ऐसी फसलों की आवश्यकता थी जो वाटर रेजिस्टेंस हो, कम पानी के अंदर हो जाए। कम पानी में होने वाली कौन सी थी बाद में? बाजरा। इसलिए इन्होंने क्या उगाना शुरू किया? फिर अपने कहते भाई साहब हम तो पीढ़ियों से बाजरा खा रहे हैं, ज्यादा नहीं 701 साल से खा रहे हैं। इसे पुराने वाले अपने बाजरा नहीं खा रहे थे, इसे पुराने वाले गेहूं खा रहे थे, ज्वार खा रहे थे, क्योंकि उनकी वो फसलें होती होगी, बाद में फसलें होनी बंद होगी। उदयपुर साइड में आज भी पानी ज्यादा है तो वो लोग आज भी बाजरा नहीं। मेरे एक फ्रेंड है नागौर के, उनकी उदयपुर नौकरी है, नौकरी करते हैं वहां पे, तो वो हंसते हैं कि यार एक बार मैं मेरे किसी उदयपुर के फ्रेंड के घर खाना खाने के लिए गया, तो वहां पे उनकी मम्मी खाना जिमा रहे थे, खाना खूब टेस्टी बना, अच्छा बना, 2-3 भांत की सब्जियां, मिठाइयां मिठाइयां कई बने हुए। तो मैंने कहा यार सब पूरा खाया है ढंग से, पर मैंने चावल नहीं खाया, एक कटोरी में चावल भी पड़े थे वो नहीं खाए। तो उनकी मम्मी की नजर पड़ दूंगा, अरे बेटा चावल लो चावल लो, चावल क्यों नहीं ली? तो मैंने कहा आंटी जी हो गया, अब मैं चावल नहीं लूंगा। तो उनकी मम्मी ने वापस यूं हंसते हुए कहा, अरे कि खा लो चावल, तुम्हारे नागौर में से वैसे वैसे होली दिवाली बनते होंगे। बात तो सही है, अपने चावल बनते तो होली दिवाली है। पश्चिमी राजस्थान में चावल चावल नहीं है, मिठाई है ना। पहले गांव के अंदर चावल चावल खीर इस प्रकार की चीजें बनती ना, उसमें रोटी सब्जी नहीं बनाते।
मतलब टाबर चावल ही खाओ पूरे दिन। अब दूसरी चीज हम बनाएंगे, हलवा बनाया तो पूरे दिन बाद में क्या खाया जाए, हलवा। ये डबल डबल खर्चे, मतलब हलवा भी खाएगा रोटी भी खाएगा। ये छोड़ो, मकर संक्रांति पे बनाते गुलगुले। गुलगुले समझते हो, ये मीठे पकोड़े जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, गुलगुले। और मेरा अभी तक याद, पुआ पुआ जिसको आप कहते हो, मेरा अभी तक याद आता है जिस दिन ये गुलगुले बनते उसने रोटी नहीं बनाते। सर सारा दिन वो बस गुलगुले। मम्मी के पास जाते, मम्मी भूख है गुलगुला खा। सुबह से शाम तक गुलगुले गुलगुले हो जाया करते। तो मम्मी मुंह चरका करना है, थोड़ा मुंह फीका फीका हो रहा है, हमारा मीठा हो रहा है, तो वो पकोड़े देते थे, ये बड़े खा ले ये खा ले, रोटियां नहीं बना के देंगे हम आपको। तो चावल भाई साहब, चावल नहीं है, चावल अपने लिए लग्जरी है। इसलिए हमने तो कहा कि जब मेहमान आएगा तब चावल खिलाएंगे। इसलिए आज भी अपने मेहमान आता तो क्या बना लेते हैं, क्यों अपने कम होता था, अपने होता ही नहीं आता, तो फिर कम होने वाली चीज हमेशा लग्जरी है, बहुत कम मिलेगी वो चीजें। तो कौन कौन सी फसलें होती थी इनके बताओ देखे। ये आहड़ की चीजें याद रहेगी आपको, मैं वापस याद दिलाऊं तो। मैं कहता हूं कि आहड़ एक विदेशी सभ्यताओं से संपर्क रखने वाली जगह थी। तो ये लोग किस चीज का निर्यात करते होंगे बताओ देखे, तांबा। तो इनकी क्या मिली है, तांबे की भट्टियां। कौन सा उद्योग है, यदि चीजों को बेचते हैं इसका मतलब तोलते होंगे चीजों को, तो तोलते हैं तो क्या मिले, बाट। कहां बेचते होंगे, तो एक तो अपने बेचते हैं अफगानिस्तान, इसलिए अफगानिस्तान से अपने पास क्या आ गई, लाजवर्द आ गई। ये बेचते होंगे ईरान, इसलिए ईरान से क्या आ गया, बिना हत्थे का जलपत्र। ये बेचते होंगे यूनान, इसलिए यूनान से क्या आ गया, अपोलो के चित्र वाला सिक्का। कौन सा सिक्का आ गया, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले जिनको क्या कहा गया, मृद भांड। क्या कौन कौन से रंग के, और उनको लोकल भाषा में क्या नाम दिया, गोरे और कोट, क्या नाम दिया। और किसकी मरण मूर्ति मिली, अच्छा लाश के साथ में क्या मिले, शव के साथ क्या मिले, आभूषण। मकानों की जो नींव होती है वो कैसी बनाते, पक्की। मकान कैसा बनाते, कच्ची ईंटों का, पर उसमें मजबूती के लिए क्या मिलाते, एक ही जगह से कितने चूल्हे, उनमें एक चूल्हा कैसा है, मसाले कूटने के लिए सिलबट्टा। और कौन कौन सी फसलें खाते थे, सारी बातें याद रहेगी। ये एक केंद्र है इस सभ्यता का। दूसरा केंद्र लिखो, गिलूंड। राजसमंद में। दूसरा सेंटर कौन सा है, गिलूंड। गिलूंड कहां पड़ता है, राजसमंद। उत्खनन करता लिखो अपने। एक्सकेवेटर कौन कौन थे, लिखो बी लाल, लिखो वी सिंधे, ग्रेगरी पोसल। कौन कौन है बताओ देखे, बी लाल, वी सिंधे, ग्रेगरी पोसल। क्या क्या नाम है, बी लाल, वी सिंधे और ग्रेगरी पोसल। एग्जैक्टली जिस जगह का उत्खनन किया गया था ना, जैसे आप बागोर में जिस जगह का उत्खनन किया उसका नाम क्या था, महासतिया। यहां पर जिस जगह का उत्खनन हुआ उस जगह का नाम है मोडिया मगरी। क्या नाम नाम है, मगरी का मतलब होता है पहाड़ी। मगरी का मतलब क्या होता है, मेवाड़ साइड में पहाड़ी को बोलते हैं मगरी। जैसे अपने यहाँ जयपुर में पहाड़ी को बोलते हैं डूंगरी, झालाना डूंगरी बोलते हैं, वैसे वो लोग क्या बोलते हैं इसको, मगरी। तो कौन सी जगह का उत्खनन किया गया, लिख लो, मोडिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। मोडिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। मोडिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। कौन सी जगह किया गया, मोडिया। साक्ष्य लिख लो, क्या क्या मिले एविडेंसेस। अच्छा बताओ देखे मेरे को, आपके आहड़ में कैसी ईंटें मिलती है अपने को, कच्छ। यहां पे ईंटें मिली है पक्की, लिखो पक्की ईंटें। बैक्ड ब्रिक्स मतलब पका ली उनको भट्टे के अंदर। पक्की ईंटें। आहड़ में कौन से मृद भांड मिले हमें, लाल व काले, दो कलर हो गया। एक लाल रंग के मृद भांड है, कौन से काले। यहाँ पे 5 प्रकार के, लिख लो 5 प्रकार के मृद भांड। 5 टाइप्स अर्दनवेयर्स, 5 प्रकार के मृद भांड।
ग्रे कलर के भी हैं, बिना पॉलिश के भी हैं, अलग अलग प्रकार के। 5 टाइप्स अर्धनवेयर्स, 5 प्रकार के मृदभांड। अच्छा, खिलौने मिले यहां से, मिट्टी के खिलौने बने हुए, लिखो मिट्टी के खिलौने। टेराकोटा टॉयज, मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। जैसे मिट्टी की जो भी चीज होती है ना उनको टेराकोटा बोलते हैं, तो टेराकोटा टॉयज मिले। ये कांच गोलियां होती है आपकी, कांच गोलियां, वैसी गोलियां मिली है पर पत्थर की है। किसकी बनी हुई है? लिख लो, पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। चूड़ियां मिली है हाथी दांत की, लिख लो हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स, ये 5 चीजें हैं। दोबारा बताओ देखिए क्या क्या चीजें। वैसे याद करना, आहड़ में कैसी ईंटें, यहां पे कैसी, आहड़ में कौन से मृदभांड, लाल व काले, यहां पे कितने प्रकार के, फिर 3 चीजें। खिलौने किसके, गोलियां किसकी, चूड़ियां किसकी। कहां से मिले हैं सारी जगह, गिलून नाम की जगह से। उसमें भी कौन सी जगह का उत्खनन हुआ, मौर्या मगर। ये उत्खनन किस किसने किया, देख के बोलो, देखे नाम, बीबी लाल, वी.एस. शिंदे, ग्रेगरी पोसल। क्या क्या नाम, दोबारा बोलो, है ना। अब मेंस में भी आपको पूछ ले कि गिलूंड के बारे में क्या जानते हो, बताओ, बता सकते हो, है ना। राजसमंद जिले में स्थित एक स्थान जहां पर बीबी लाल, वी.एस. शिंदे तथा ग्रेगरी पोसल ने मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया, जो कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित या आहड़ सभ्यता से संबंधित एक केंद्र है, जहां से हमें आहड़ में जहां कच्ची ईंटें, वहीं पर यहां पक्की ईंटें प्राप्त हुई। 5 प्रकार के मृदभांड, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां तथा हाथी दांत की चूड़ियां आदि चीजें प्राप्त होती है। याद रहेगी सारी बातें। अगला सेंटर इसी का लिखते हैं, इस सभ्यता का। तीसरा लिखो, बालाथल। बालाथल है आपका उदयपुर में। बालाथल कहां पर है, वही लिखो, उत्खनन करता वीरेंद्रनाथ मिश्र। पढ़ रहे थे कल अपने, वही वही। वीरेंद्रनाथ मिश्र। उत्खनन करता कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। आहड़ में किसकी भट्टियां मिली थी, तांबे। यहां पे लोहे की भट्टियां हैं, आयरन फर्नेसेस, लोहे की भट्टियां। आयरन फर्नेसेस। तो आहड़ में मिलती है अपने को तांबे की भट्टियां, बालाथल में अपने किसकी भट्टियां मिलती है, लोहे। एक घर मिला बड़ा सारा, उसमें 11 कमरे हैं, लिखो 11 कमरों का एक भवन, या हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन, इसका मतलब कोई चौधरी टाइप का बंदा रहता होगा उधर, तो बड़ा जमींदार टाइप का आदमी रहता होगा। 11 कमरों का एक भवन, या हाउस विद 11 रूम्स। पीजी है, हाँ पीजी भी हो सकता है आपका। अच्छा, एक नलकूप मिला, नलकूप समझते हो ना, पानी निकालने के लिए, ट्यूबवेल। लिख लो नलकूप, ट्यूबवेल। कूप, कूप का मतलब होता है कुआ। कूप का मतलब क्या होता है, कुआ। ऐसा कुआ इसमें नल लगा के पानी खींचा जाए, नल लगा के पानी खींचा जाए, इसलिए क्या हो गया वो आपका नलकूप, ट्यूब। एक कपड़ा मिला, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, लिख लो, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लॉथ। हाथ से बुना कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा, हैंडमेड क्लॉथ। 4 चीजें बताओ क्या क्या मिली है, बताओ दोबारा। लोहे की भट्टियां, 11 कमरों का एक भवन, पानी का नलकूप, और हाथ से बुना हुआ कपड़ा। फिर कुछ चीजें यहां से ऐसी मिली है और कुछ चीजें हड़प्पा से ऐसी मिली है, जिसे पता चलता है कि इनका आपस में कॉन्टेक्ट था। अभी मैं बताऊंगा हड़प्पा क्या थी। एक बार आप नीचे लिख लो, स्टार लगा के अलग से लिख लो। बालाथल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। बालाथल वॉज कनेक्टेड विद हड़प्पियन सिविलाइजेशन। बालाथल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से था।
बालाथल वॉज कनेक्टेड विद हड़प्पियन सिविलाइजेशन। बालाथल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। बालाथल वॉज कनेक्टेड विद हड़प्पियन सिविलाइजेशन। को पूछे भाई कौन से केंद्र का संबंध हड़प्पा से था, तो कौन से का था? बालाथल। बालाथल से क्या क्या मिला हमें बताओ? लोहे की भट्टियां, 11 कमरों का एक भवन, नलकूप और हाथ से बुना हुआ कपड़ा। एक सेंटर और पढ़ेंगे इसी का, लिखो ओझियाना। ओझियाना पड़ता है भाई भीलवाड़ा में। ओझियाना कहां पर पड़ता है? उत्खनन करता लिखो B.R. मीणा। और आलोक त्रिपाठी। कौन कौन है बताओ देखे? B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। किसका उत्खनन किया इन्होंने? ओझियाना कहां पड़ता है? किसने किया उत्खनन? B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। शक से लिखो गाय व बैल की मण मूर्तियां। मण मूर्ति समझ गए ना? क्या होती है मण मूर्ति बताओ? मिट्टी की मूर्तियां। काउ एंड बुल टेराकोटा। काउ एंड बुल टेराकोटाज। गाय व बैल की मण मूर्तियां। ये सारी चीजें कहां से मिली? ओझियाना। कहां से मिली है? ये आहट सभ्यता के 4 बड़े केंद्र है। कौन कौन से 4 हो गए? आहट खुद, गिलुंड, बालाथल, ओझिया। आहट कहां पे? गिलुंड कहां पे? आपका बालाथल कहां पे? और ये लास्ट वाला आपका, इसका मतलब ये पूरा बेल्ट मेवाड़। मेवाड़ बोलते हैं इसको। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये वाला पूरा बेल्ट है मेवाड़। इसका मतलब इस मेवाड़ वाले पूरे बेल्ट के अंदर बनास नदी है, और बनास नदी के पास में जो सभ्यता हुई वो बनास सभ्यता, या उसको अपने क्या कर सकते हैं? आहट सभ्यता। क्या कर सकते हैं? आहट में किसकी बटिया है? कौन सा उद्योग है? तोलने के लिए क्या मिले? लाजवर्द को इस देश की तरफ इशारा करते हैं। बिना आते का जलपात्र, और अपोलो का चित्र वाला सिक्का, और जो मृद भांडा वो कैसे रंग के हैं? काले व लाल। मण मूर्ति किसकी मिली है? लाश के साथ क्या मिले? मकानों की जो नींव है वो कैसी है? मकान कैसे है? उसमें मजबूती के लिए क्या डाला? चूल्हे कितने मिले? एक चूल्हा कैसा है? मसालों के लिए क्या है? क्या क्या खाते थे वो लोग? गेहूं, जवार और चावल। अच्छा, गिलुंड के अंदर वहां आहड़ में कच्ची ईंट है, गिलुंड में कैसी है? आहड़ में 2 प्रकार के मृद भांडा। यहाँ पे यहाँ के खिलौने कैसे हैं? यहाँ की गोलियां कैसी है? यहाँ की चूड़ियां कैसी है? हाथी दांत की। अच्छा, बालाथल के अंदर वहां जब तांबे की बटियां, बालाथल में किसकी है? 11 कमरों का एक, पानी के लिए, हाथ से बना हुआ। और आपके ओझियाना के अंदर किसकी मण मूर्ति है? गाय व बैल। याद रह जाएगी सारी बातें। ये ताम्र पाषाण काल है। कौन सा काल है? पत्थरों वाला काल था, पाषाण काल। तांबा आ गया तब हमने क्या कर दिया? ताम्र पाषाण। आगे बात सुन, अगला लिखो कांस्य युग। कॉपर में जब टिन मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कांसा। ब्रॉन्ज। एक बार लिखना मत, देखो इसमें जो सभ्यता मिली उस सभ्यता के अपने 3 नाम पढ़ते हैं। एक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? मैं बता दूंगा क्यों, किस लिए नाम पड़े। एक बार कुछ ही नहीं लिखना, एक बार खाली बोर्ड पे देख लो आप। इसका एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? इसका एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या
सिंधु सरस्वती सभ्यता। सुनो, देखो थोड़ी सी बातें सुनना आप। जब अंग्रेज अपने देश में आए थे ना, यूरोपियंस, सारे यूरोपियंस अपने देश के अंदर, यहां भारत के अंदर आके जब रहने लगे यूरोपियंस, पुर्तगाली आए थे भारत में सबसे पहले। कौन आए थे? कभी एक बंदे का नाम सुना, वास्को डी गामा? क्या नाम था? आज लो, मसालों वाली बात आई तो मैं और बताता हूं। ये अंग्रेज आए अपने देश में मसालों के चक्कर में थे। कल बताई थी मैंने शायद बात, कल नहीं बताई थी क्या? अंग्रेज अपने देश में किस चक्कर में आए थे? मसालों। मैं बताता हूं, देखो किसी टाइम में यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था रोमन। कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य। बहुत पैसे थे रोमन साम्राज्य वालों के पास। तब ये रोमन साम्राज्य वाले अपने भारत आते, सीधे वहां से जहाज इनके आते साउथ इंडिया। इनके जहाज कहां थे? साउथ इंडिया में इनके जहाज आते और साउथ इंडिया से लेके जाते मसाले। क्या लेके जाते? मतलब इतने पैसे वाले थे कि ये कहते हैं जब ये अपने से मसाले लेते तो अपने कहते भाई बदले में क्या लोगे, कौन सी चीज दें बदले में? अपने वाले कहते बदले में हम केवल सोना लेंगे। क्या लेंगे? भारत में सोने से प्यार खूब रहा है, आज से नहीं है, पहले से सोने से प्यार रहा, इसलिए कहा हम बदले में केवल क्या लेंगे? सोना। इसलिए वो सोने का भरा हुआ जहाज उतारते और मसाले भर के लेके जाते। सोने का भरा हुआ जहाज उतारते क्या लेके जाते? कभी एक बंदे का नाम सुना हो तो आपने, नीरो। नाम सुना है? नहीं सुना कभी? जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो रोम का एक राजा हुआ था, जिसके लिए कहते हैं भाई रोम में तो लोग भूखे मर रहे हैं, रोम की जनता बेचारी तड़फ रही है कि खाने के लिए कुछ ही नहीं है। और नीरो की पत्नी उधर डेली दूध से नहाती थी। कि जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी। भाई बाकी सारे लोग अपने आंखों के सामने को आदि भूख मरे, अपने बैठ के यार मस्ती से होटल में खाना खाए, तो वही बात हो गई ना कि यार आपको तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। तो नीरो रोम का राजा था। तो नीरो ने रोम वालों को कहा कि रोम वालों ये क्या तरीका है, मैंने सुना है यार तुम मसालों के लिए और वहां पे सोना दे दे के आते हो, आज के बाद में यदि किसी ने मसालों के लिए इंडिया वालों को सोना दिया, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये कोई बिजनेस होता है? अपने घाटे में है, उनका फायदा हो रहा है, उसके बावजूद रोम वालों उनका लाएंगे मसाले। तो इसलिए वो इंडिया से मसाले लेने के लिए आते और अपने को बदले में क्या देके जाते? एक इतिहासकार वह आगे आप और पढ़ोगे नाम, प्लीनी। कौन इतिहासकार वह? प्लीनी एक जगह लिखता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, पूरी दुनिया का सोना पूरी, पर भारत में जाके दफन हो जाता है। भारत में एक बार किसी के पास सोना चला जाए वो उसको निकालता, बाकी सब जगह भाई वो कहते हैं रोम वालों ने मिस्र वालों को दिया, मिस्र वालों ने यूनान को दे दिया, यूनान वालों ने रूस को दे दिया, आपस में एक दूसरी जगह सोना जाता रहता है। लेकिन एक बार भारत वालों के पास चला गया, उसके बाद में सोना क्या हो जाता है? सोने के बारे में तो अपने आप भारत में एक और यात्री आया था, मैगस्थनीज। यह तो नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो मैगस्थनीज ने क्या हुआ, अपने यहाँ इंडियंस को देखा कि अपनी महिलाएं भर भर के सोना पहनी हुई, नाक में, कान में, सब जगह सोना पहना, हाथों में, पैरों में। तो उसने बेचारे ने पूछा अपने वालों से, इतना सोना लाए कहां से तुम? अपने क्या जनता को फेंकने की आदत सबको रहती है। अपने वालों को तेरे को नहीं पता? मुझे क्या पता, क्या और किसी को नहीं बताएगा? उसने नहीं बताऊंगा, बता दो। उसने कहा जो चिंटियां होती है ना, चिंटी 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 समझ गए, कीड़ी जो चिंटी होती है, हाँ अंडे देती। तो मैगस्थनीज अपनी बुक में लिख के गया है कि भारत में ऐसी चींटियां पाई जाती है जो कैसे अंडे देती है। अपने वाला टोपी उड़ा गया कोई बाबड़ा भोला आदमी था, लिख गया। उसको लगा इतना सोना आया तो अंडे अंडे होंगे यार कहीं ना कहीं से। तो अब सोने का देख लो अपने क्या क्रेज था। तो रोम वाले अपने को सोना देते, अपने से क्या लेके जाते? मसाले। साउथ इंडिया से कहां से लेके जाते? साउथ इंडिया में अपने मसाले होते भी हैं ज्यादा, तो वो वहां से लेके जाते। कालांतर में रोमन एम्पायर कमजोर हो गया। रोमन एम्पायर के दो टुकड़े हो गए, एक की राजधानी तो होगी रोम, एक की राजधानी होगी कुस्तुनतुनिया। कौन सी राजधानी होगी? जिसको आजकल आप कहते हो इस्तांबुल। क्या बोलते हो? टर्की। टर्की देश है, टर्की। टर्की देश का एक शहर है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल उसकी होगी भाई। अब दो राजधानियां थी, एक थी कुस्तुनतुनिया, एक कौन सी थी? रोम। जब साम्राज्य बड़ा होता है तो पैसे ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा। बड़ा साम्राज्य होगा तो पैसे भी क्या होंगे? ज्यादा, रिसोर्सेज भी क्या होंगे? ज्यादा। तो साम्राज्य बड़ा था ना, तब ये लोग सीधे अपने यहां से बिजनेस करने आते हैं। लेकिन जब साम्राज्य छोटा हुआ तो ये लोग धीरे धीरे कमजोर हुआ, और कमजोर हुआ तो बाद में इनका ये रूट बंद हो गया। पहले लैंड रूट, सॉरी सी रूट से, समुद्र के मार्ग से, जहाजों से यहां से सीधे यहां जाया करते थे। लेकिन अब इनके पास इतने बड़े जहाज ही नहीं थे, इनके पास इतने रुपए नहीं थे कि इतनी लंबी यात्रा की जा सके। इन लोग यार मसाले कैसे मंगाए? तो फिर एक तरीका निकाला, अपने यहां से मसाले लेके लोग रवाना होते स्थल मार्ग से, है ना, थल मार्ग से रवाना होते, और अपने मसाले अपने देते मध्य एशिया वालों को। मध्य एशिया वाले आगे पहुंचा देते टर्की वालों को, और टर्की वाले आगे कहां पहुंचा देते? रोम।
तो अपने पहले मसाले अपने जा रहे थे जलमार्ग से, अब मसाले कैसे जाने लगे अपने स्थल में। जब साम्राज्य बड़ा था तो बड़े बड़े जहाज थे, बड़े बड़े जहाज सीधे आके लेके जा रहे थे। अब साम्राज्य बड़ा नहीं था तो उनका काम खत्म हो गया। 1453 के आसपास, कब की बात है, इस कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया तुर्कों ने। किसने कब्जा कर लिया? पहले ईसाई थे, इधर भी ईसाई इधर भी ईसाई। अब यहां पे कौन चले गए? तुर्क। और जब तुर्क यहां पे गए तो तुर्कों ने कहा यदि इधर से कोई इधर या इधर से इधर सामान बेचने आ गए टांगे तोड़ेंगे। इसलिए तुर्कों ने ये जो स्थल मार्ग था इसको ब्लॉक कर दिया। ये जो लैंड रूट था इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंद। अब जब लैंड रूट बंद हुआ तो इंडिया से मसाले उनके जाने हो गए बंद। इसलिए यूरोप में मसालों की सप्लाई बैन। अब मसाले उनके थे ही नहीं बेचारों के एकदम। अब वो क्या करे? एक दिन एक लड़का आमलेट खाने के लिए बैठा, और जब वो आमलेट खा रहा था तो उसने मम्मी को कहा क्या फर्जी आमलेट बना के लाई, कितना फीका फीका पड़ा है, क्या खाऊं इसका। और उसकी मां ने कहा कि इतने यदि मसाले वाला आमलेट चाहिए ना तो इंडिया जा। कहां जा? इंडिया से मसाले आ ही नहीं रहे तो मैं तेरे को कहां से आमलेट में मसाले डाल के ला के दे दूं, इसके अंदर आमलेट फीका ही मिलेगा। इतना यदि मसालों वाला आमलेट चाहिए तो कहां पे चला जा। वो बंदा गस खा गया इस बात की। वो बंदा स्पेन की रानी के पास जाता है। स्पेन की रानी का नाम था इसाबेला। क्या नाम था? और उसने स्पेन की रानी इसाबेला को जाकर कहा कि हे क्वीन इसाबेला, यदि तुम मुझे एक बड़ा सा जहाज दे दो तो मैं इंडिया चला जाऊं और इंडिया से मसाले लेके आ जाऊं। रानी को भी मसाले चाहिए, तो रानी ने कहा ये पकड़ जहाज और इंडिया जा तू तो अपने। अब उनको इंडिया का रूट नहीं पता। किसी टाइम में वो आते थे इंडिया, लेकिन वो कई साल पहले की बात होगी। अब उनको इंडिया का रूट मालूम नहीं था। वो केवल इतना जानते थे कि अपने तो है ईस्ट में और इंडिया अपने है वेस्ट में। इंडिया अपने किधर पड़ा है? वेस्ट के अंदर पड़ा। उनको इतनी सी बात पता थी कि इंडिया अपने से वेस्ट में, पश्चिम भाग के अंदर, इंडिया अपने उनके क्या है? पूर्व के अंदर है। अब वो बेचारा वहां से जहाज लेकर रवाना हुआ। वो गलती से इंडिया की तरफ तो आया नहीं, अमेरिका की तरफ निकल गया। तब तो अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे। उनको इंडिया के बारे में केवल इतनी जानकारी थी कि जो इंडिया है ना वहां पे लोग काले हैं। वो इतना जानता था काले लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। अब वो चलता गया, जहाज चलता गया चलता गया, एक बंदरगाह पे उतरा और बंदरगाह पे काले काले खड़े सारे के सारे। और उसने कहा इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। उतरा तो उन कालों ने कहा अरे इंडिया नहीं है, इंडिया तो रह गया ईस्ट में, तुम आगे वेस्ट में। उसने कहा आगे वहां ठीक है। उसने उसका नाम दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम दिया? उस लड़के का नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। अमेरिका की खोज कर गया। किसकी खोज कर गया? तब तक जानते ही नहीं थे अमेरिका नाम की कोई जगह है। तो मसालों के चक्कर में अमेरिका की खोज हुई। उसको यदि आमलेट में थोड़ी काली मिर्च मिल जाती तो वो इंडिया खोजने। तो उसने कहा आप जहां आगे वहां आगे। मेरा कई बार जीव करता कि यदि मैं उस टाइम होता मेरे से को कोलंबस मिलता तो मैं कोलंबस से पूछता कि कोलंबस यार तूने उनको इंडिया वाला कैसे समझ लिया, इतने काले भी नहीं है हम। थोड़ा तो कंपनी कलर अलग है। फिर मान ले रंग क्या पता थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, हमारा होठ तो देखता। उनकी बनावट तो अलग प्रकार के यार। वेस्ट इंडीज वाले क्रिस गेल और हमारे तीन तीन होठ मिला के उनके एक एक हो रहे हैं यार। तो थोड़ा बहुत तो यार तेरे को अंदाजा लगाना था। तो कोलंबस इंडिया खोजने निकला था, क्या खोज गया? वेस्ट इंडीज, अमेरिका की खोज करके चला गया। इधर एक राज्य और था पुर्तगाल, एक स्पेन, एक ये दो शक्तिशाली थे। यूरोप के दादा दो ही थे, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल के अंदर एक कोई यात्री हुआ। उस पुर्तगाल के यात्री का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज नाम करके एक यात्री हुआ। कहां पे? पुर्तगाल। यहां पर एक महाद्वीप और पड़े आपका, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। अफ्रीका में ऊपर ऊपर तक तो ये आते, इधर यूरोप वाले इधर तक तो आया करते, लेकिन नीचे नहीं जाते, क्योंकि नीचे इनके जो समुद्र पड़ता है ना दोनों साइड के अंदर, इस समुद्र में तूफान आते, बहुत ज्यादा तूफान आते, इसलिए ऊपर ऊपर आगे चले जाते, नीचे वाले समुद्र में कभी जाते नहीं। एक बार ये बार्थोलोम्यू डियाज चलता चलता इस नीचे वाले समुद्र की तरफ चला गया और तूफान आए भयंकर। उसने कहा कोई नहीं, अब आगे तो आगे। अब वो जैसे एकदम नीचे पहुंचा ना यहां पे, तो उसको कुछ इंडियन मिले। कौन मिले? और वो अपने वाला कोई एक बंदा जहाज लगा के खड़ा था उधर के, 5 रुपए इंडिया 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 5 रुपए। उसने कहा यार तुम कौन हो रहे? उन्हें हम इंडियन है। तुम इंडिया से आते हो? हाँ। वो इंडिया मसालों वाला इंडिया। उसने कहा तुम मुझे लेके चल सकते हो? ले बैठ, 5 रुपए ला। उसने कहा मैं नहीं, मैं मेरे दोस्त को भेजूंगा। और क्या तुम उसको ले जाओगे? अरे क्या किसी को ले जाएंगे, चिंता मत कर। नीचे इतने तूफान आया करते, इसलिए इस जगह का उसने नाम रखा कैप ऑफ स्ट्रॉम। क्या नाम रखा? स्ट्रॉम। स्ट्रॉम मतलब तूफान। वो किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाली जो टिप होती है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? उसने कहा वो कैप जहां पे क्या आते हैं? तूफान, इसलिए कैप ऑफ स्ट्रॉम है। वापस गया। वापस जाके उसने पुर्तगाल के राजा को कहा कि राजा मैं अफ्रीका में कैप ऑफ स्ट्रॉम गया और कैप ऑफ स्ट्रॉम के अंदर मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले हैं और वो कहते हैं हम रेगुलर इंडिया से यहां पर आते हैं, तो वो अपने को इंडिया लेके जा सकते हैं। तो राजा ने कहा
कि फिर उसका नाम कैप ऑफ स्ट्रॉम नहीं है, उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? जहां से गुड होप, आशाएं नजर आई है, भारत जाने के रास्ते निकले हैं। कालांतर में वहां पे टाउन बसाया गया, इसलिए नाम रखा कैप टाउन। क्या नाम रखा गया? और उसने राजा को बताया, राजा ने अपना एक बंदा 4 जहाज दे के भेजा कि जा किसी भी कीमत पर इंडिया जाना है, लड़ाइयां करनी पड़े लड़ाइयां करना, 2 तोपे ले जा साथ में, 2 तोपे ले, आदमी ले, 4 जहाज ले, इंडिया जाके मसाले लेके आ। उस बंदे का नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा उधर से रवाना हुआ, कैप ऑफ स्ट्रॉम मतलब कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। कैप ऑफ गुड होप में अपने गुजराती भैया तैयार खड़े थे, गुजराती भैया उनको लेके इंडिया। तो हम कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, भारत आने वाले रास्ते की खोज की। भारत तो खोजा हुआ था, भारत को खोया हुआ थोड़ी था। ये थोड़ी था गुमशुदा की तलाश भारत का है ढूंढो। भारत तो पड़ा था यार, भारत आने वाला रास्ता भूल गए थे वो लोग, इसलिए रास्ते की खोज दोबारा यदि कोई करता तो वो कौन था? और वास्को डी गामा अपने साउथ इंडिया से जब वहां मसाले लेके गया, वहां मसालों की कितनी डिमांड होगी कि उसको 60 गुना फायदा हुआ था। कितना फायदा हुआ था? मतलब 1 रुपए किलो यहां से मसाले खरीदे होंगे तो वहां पे कितने बेचे? वास्को डी गामा जब यहां आया था ना, तब वास्को डी गामा इतना ही जानता था कि दुनिया में 2 धर्म होते हैं, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन से धर्म होते हैं? वो खुद ईसाई थे तो उन्होंने लगा हम तो ईसाई हैं, अपने अलावा दूसरा कोई धर्म होता है दुनिया में तो कौन सा होता है? इस्लाम। और वो इस्लाम के बारे में ये जानता था कि इस्लाम के लोग टोपी रखते हैं, क्योंकि उनके अरब देश के लोग देखे होते, अरब सारे सिर पे क्या रखते? टोपी। इसलिए जब वो इंडिया में आया तो अपने उसको साउथ में कोई टोपी वाला मिला ही नहीं। टोपी वाला नहीं मिला तो उसने लिख के भेजा उधर, उसने कहा टोपी वाले नहीं, इसका मतलब मुसलमान तो नहीं है, फिर कौन है? ईसाई। तो वास्को डी गामा ने अपने देश में लिख के भेजा कि भारत में ईसाई रहते हैं। कौन रहते हैं? और उसने बेचारे ने और लिखा, उसने कहा अरे ये तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ईसा मसीह की जो मम्मी है उनका नाम क्या है? मदर मेरी। अपने यहां उसने केरला साइड में माता जी के मंदिर देखे, माता जी, और अपने वाला कहां जा रहे हो? माता जी की जा रहे हैं, माता जी की जा रहे हैं, देवी की जा रहे हैं, देवी की जा रहे हैं। तो उसने कहा ये लोग तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। पर ईसाइयों में मूर्ति पूजा नहीं होती, अपने यहां मूर्ति पूजा होती। तो उसने लिख के भेजा कि यहाँ के लोग भटक गए, ये भटके हुए ईसाई है, इसलिए मदर मेरी की मूर्ति बना बना के पूजा करने लगे। वो तो थोड़े दिन बाद अपने वालों को पता चला था, अपने वालों ने बुलाया, वास्को डी गामा इधर आ रहा है, ये मदर हमारी है तेरी नहीं है। कब से कर रहा है मदर मेरी है, मदर मेरी है, ये हमारी है मदर। और इसका हमारी वाली मदर का तुम्हारी वाली मदर से कोई भी लेना देना, क्योंकि तुम्हारे वाली जो मदर मेरी है, जो ईसा मसीह की माता है, वो दया, करुणा, सहानुभूति की प्रतीक है। हमारे वाली माता जी झटके करवाती है, झटके, खप्पर भरती है, खून पीती है, राक्षसों का खून। तो ये तू चक्कर में मत रहना, बकरे पाटे खा लेगी इधर हमारी वाली माता जी। तुम्हारी वाली मदर मेरी ऐसा बेचारी कुछ सोचती ही नहीं है। तो वास्को डी गामा को पता चला कि भारत में हिंदू भी रहते हैं। उनको एक नए धर्म के बारे में पता चला। कौन से के बारे में? तो धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेज आ गए। फिर अंग्रेज जब यहाँ रहने लगे तो उनको पता चला यहाँ एक धर्म और है, बौद्ध। कौन सा है? अच्छा, फिर भी उनका एक कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं था। उनका एक कंसेप्ट ये था कि भले ही यहाँ पे हिंदू रहते होंगे, बौद्ध रहते होंगे, पर दुनिया में जिन धर्मों का विस्तार हुआ, जिन धर्मों का फैलाव हुआ, वो 2 धर्म है, ईसाई और इस्लाम। दुनिया में सबसे अधिक देश किसके हैं? या तो ईसाइयों के या किसके हैं? इस्लाम। अच्छा, ईसाइयों के और इस्लाम के ज्यादा देश क्यों है? इसका कारण यह था कि मान लो मैं एक राजा हूं और मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई बना, मैं ईसाई बनते दूसरे दिन मेरी जितनी पब्लिक थी, मैंने कहा सिलेबस चेंजर है, बाइबल पढ़ेंगे, तो सारे के सारे क्या बन गए? ईसाई। जो बाइबल पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या हो आप? ईसाई। मैंने एक पास वाले राज्य पे हमला किया, मैंने उनको भी कहा तुम भी बाइबल पढ़ोगे, तो वो भी सारे क्या बन गए? सेम। मुसलमानों में रहा, कोई एक राजा मुसलमान बना, उसने सबका कुरान पढ़ो, तो सारे के सारे मुसलमान। पड़ोसियों पे कब्जा किया तो वो भी सारे के सारे क्या हो गए? मुसलमान। इसका मतलब ईसाई और इस्लाम के विस्तार में सबसे बड़ा कारण राजा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? पर जब वो इंडिया है तो उनको पता चला कि एक धर्म और है जिसका विस्तार हो रखा है, बौद्ध। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, सारे बौद्ध है। तो अंग्रेजों ने कहा ये बौद्ध कैसे बने? क्या तुम्हारा कोई राजा तलवार लेके निकला और उसने इन सबको जाकर बौद्ध बनो रहे, वरना मार दूं? आपने कहा अरे क्या बात करते हो भाई साहब, बुद्ध ने कहा था युद्ध नहीं करने। बुद्ध ने कहा था शांति अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला कोई आदमी हुआ था तो हमारे कौन हुआ था? तो उसने कहा फिर ये कैसे बने? तो यार कोई एक बंदा गया, किताब लेके गया, इसने जाके समझाया जापान वालों को कि ये बुक पढ़ो भाई, बहुत बुद्ध भगवान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जिन लोगों ने बुक पढ़ी उनको अच्छी लगी, वो बौद्ध बन गए। अंग्रेजों को ये चीज बड़ी जोरदार लगी कि यार इसका मतलब है कोई विचारों को पढ़ के भी धर्म चेंज कर सकता है। अंग्रेजों ने कहा इस बौद्ध के बारे में पता लगाया जाए। तो उन्होंने जगह खुदवानी शुरू की जहां जहां पे भगवान बुद्ध का कुछ ना कुछ रहा। कहा भगवान बुद्ध पैदा कहां हुए? कि लुम्बिनी। कहां पैदा हुए थे? उनका लुम्बिनी की खुदाई करो।
एक बंदा जो इसमें खूब रुचि ले रहा है ये खुदाई करवाना का, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर। उसने कहा कुशीनगर की खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती, श्रावस्ती की खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? कि सारनाथ। उसने कहा सारनाथ की खुदाई करो। पर उस बंदे के साथ में लोचा दूसरा था। अब वो बंदा बुद्ध भगवान का इतना दीवाना था कि उसको कुछ भी मिलता, जैसे मान लो उसको लाल कोई धागा मिल गया, तो लाल धागा मिला कुछ खुदाई में, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग लाल रंग के धागे बांधते थे, है ना। उसको कोई ऐसे काले धागे मिल गए, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते थे। उसको पेन मिल गया, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग पेन का प्रयोग भी करते थे। वो मतलब इतना दीवाना हो गया था बंदा कि वो अपने भोपाल में एक बेगम हुआ करती, उसका नाम था शाहजहां बेगम। क्या नाम था? वो शाहजहां बेगम के पास गया। कहां की बेगम है? भोपाल। कहां की बेगम है? इस भोपाल की शाहजहां बेगम के पास गया। इसको जाके उसने कहा कि शाहजहां बेगम, तुम्हारी राजधानी भोपाल से थोड़ा सा बाहर एक ऊंचे से टीले पर 3 मंदिर है। ऊंचे टीले पर क्या है? यदि तुम मुझे परमिशन दो तो मैं उन 3 मंदिरों को नीचे से उखाड़ के पूरा पहाड़ ले जाना चाहता हूं। पूरा पूरा पहाड़ उखाड़ के ले जाएंगे हम, तो मुझे परमिशन दे दो। बेगम ने कहा मैंने तो नहीं देखा ऐसा कौन सा मंदिर है, चलो मैं दिखा देता हूँ। वो टीले पे लेके गया, बेगम का ये मंदिर है मैम, और उसमें भी आप तीनों नहीं उखाड़ने दो, बीच वाला एक उखाड़ने दो, ये मैं लंदन ले जाना चाहता हूँ। मैडम ने कहा कि नहीं। बेगम ने कहा ले जाने तो नहीं देंगे, तेरे को यहाँ बैठ के कोई डेंटिंग पेंटिंग तेरी जो करनी है कर कुरा ले, यहाँ से ले जाने तो मैं नहीं दूंगी। वो जिस मंदिर को उखाड़ने की बात कर रहा था वो सांची का महान स्तूप है। क्या है वो? सांची का नाम सुना था? सांची का स्तूप। तो अंग्रेज तो सांची की स्तूप को उखाड़ के ले जाना चाहते थे, भला हो भोपाल की बेगम का। उसने मना कर दिया, यदि वो हाँ भर लेती तो उखाड़ के ले जाते। वो अंग्रेज जो ये सब कर रहा है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पुरातत्व का कोई जनक था तो वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? इस अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारत में पुरातत्व का जनक है, इसने राजस्थान में पुरातत्व के लिए जो बंदा भेजा उसका नाम है कार्लाइल। क्या नाम है? इसलिए कार्लाइल को हम क्या कहते हैं? तो भारत में पुरातत्व का जनक कौन? राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन? याद रहेगी बात। ये कनिंघम इतना दीवाना हो गया था, खुद के पैसे लगा लगा खुदाई करवाई बेचारे, कि खुदाई करो यार, यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे खुदाई करो। सरकार को कहा कि मुझे रुपए दो, पर अंग्रेज व्यापार करने आए थे, बिजनेसमैन थे। अंग्रेजों ने कहा खुदाई करवाने से नीचे कुछ मिले सोना चांदी तो रुपए दे। उसने कहा मिले तो कुछ ही नहीं हो सकता, कुछ भी ना मिले। तो उसने कहा रुपए नहीं मिले, तो उसने दोस्तों से पैसे मंगा लिए। दोस्तों का पैसे भेजो, पर दोस्त कब तक रुपए देंगे? खुद के रुपए लगा कब तक खुदाई करवाओगे? ये बेचारा चला गया। भारत में एक बहुत अच्छा गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? और लॉर्ड कर्जन ने 1904 के आसपास में एक डिपार्टमेंट बना दिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? अब डिपार्टमेंट का तो काम ही खुदाई करना है। अब डिपार्टमेंट को हर साल पैसे मिलने लग गए। डिपार्टमेंट की हालत तब सुधरी जब डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छे डीजी आए, जॉन मार्शल। क्या नाम था डीजी का? एक डायरेक्टर जनरल बन के आए जॉन मार्शल नाम के। जॉन मार्शल बड़े मस्त आदमी थे, और जॉन मार्शल ने डिपार्टमेंट को थोड़ा ढंग से किया, खुदाइयां वुदाइयां तो ढंग से करवाई। और जॉन मार्शल एक दिन बैठे बैठे एक पुरानी फाइल देख रहे थे, पुरानी फाइलों को संभाल रहे थे। उनको एक पुरानी फाइल मिलती है 1856 की। कब की फाइल मिलती है? 1856 की एक फाइल मिलती है। ये सब बातें 1920 के बाद की है, जब जॉन मार्शल वो फाइल देख रहे हैं। 1856 की एक फाइल है। फाइल 2 इंजीनियर बंधुओं द्वारा भेजी गई है। 2 इंजीनियर भाई है जिनके नाम है जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम बताओ देखे? जॉन ब्रेंटन और 2 इंजीनियर भाई है, वो 2 एक फाइल बना के भेज रहे हैं। उस फाइल में उन्होंने लिखा, हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। कहां से कहां के बीच? लाहौर से कराची के बीच में क्या बिछा रहे हैं? भारत में पहली रेल चली थी बॉम्बे से थाने। पहली रेल कहां चली थी? 1853। कब चली? उसके बाद पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछ रही है, तो 1856 में रेलवे लाइन बिछ रही है लाहौर से कराची। बिछाने वाले भाई कौन है? जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब इन्होंने वहां जो लोकल मजदूर थे उनको कहा कि यार ईंटें चाहिए, पक्की ईंटें। पक्की ईंटें बताओ कहां मिल सकती है? अपने को ये रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए चाहिए। और मजदूरों ने कहा कि साहब अपने जहां रेलवे लाइन बिछा रहे इससे थोड़ा सा आगे एक गांव है, उस गांव में एक मिट्टी का टीला है, उस मिट्टी के टीले को आप हटाओगे तो वहां पे ईंटें ईंटें पड़ी है। इन इंजीनियर भाई जॉन ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन ने कहा मूर्खों, ईंटें खूब सारी चाहिए और पक्की चाहिए, टीले से उठा लो। वैसे कहां से उठा के लाए? गांव वालों ने कहा साहब जहां तक ये बात है कि खूब सारी चाहिए तो हम 3 पीढ़ी से मकान बना रहे हैं, वो ईंटें उठा 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 के अभी तक तो खत्म हुई। जहां तक बात है पक्की की, तो सर मम्मी की सौगन एक बार सिर भिड़ा के देख लो, यदि सिर फूट जाए और ईंट बच जाए तो आप मान लेना पक्की है, और यदि सिर ना फूटे ईंट फूट जाए तो क्या है? कच्ची।
जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन ने ईंटें देखी, ईंटें बहुत पसंद आई, वो सारी ईंटें उखाड़ लाए और ईंटें उखाड़ के उन्होंने वहां पर क्या बिछा दी, रेलवे लाइन पर। बेचारे भले आदमी थे, रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजी। जब जॉन मार्शल इस रिपोर्ट को देख रहा था तो जॉन मार्शल का ध्यान गया, इतनी ईंटें आई कहां से, एक साथ इतनी ईंटें कैसे मिल सकती है। और जॉन मार्शल ने अपना एक बंदा भेजा कि जाओ उस मिट्टी की टीले को हटाओ। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? और दयाराम साहनी ने जाके जब लेयर उठानी शुरू की, एक लेयर हटाई, दो लेयर हटाई, तीन लेयर हटाई, चार लेयर हटाई, पांचवी लेयर हटाते हटाते नीचे एक पूरा गांव, 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक नगर, जिसके सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए, जिसके मकान डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल के बने हुए, जिसके मकानों के प्रत्येक घर के अंदर एक रसोई बनी हुई है, एक कुआं बना हुआ है, एक बाथरूम बना हुआ है, जिसमें सारे में नालियां बनी हुई है। नालियां सारी की सारी पत्थर की बनी हुई है, नालियां सारी की सारी ऊपर से ढकी हुई है। बीच बीच में नालियों को कचरा साफ करने के लिए मोखे रखे गए, जगह रखी गई है। नालियां गांव के बाहर एक बड़े नाले में मिल रही है, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा है ताकि गांव में सफाई रहे, गांव में किसी भी नाली का पानी फैले। सारे के सारे जो मकान बने थे एक सीध के अंदर बने हुए, एक भी मकान का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुल रहा है, रोड के दूसरी साइड में खुल रहा है। एक भी मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किसी प्रकार की खिड़की नहीं है, उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर खिड़कियां मिल जाएगी लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं थी। सारी जो रोड थी वो पक्की बनी हुई थी, रोड पूरी नाक की डंडी की सीध में 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई, समकोण पर बनी हुई सारी रोडें जो थी एक दूसरे को काट रही थी। ग्रिड था, ग्रिड पूरा शतरंज, शतरंज होता है जैसे अपना तो चेस गेम होता है, चेस बोर्ड की तरफ बसा पूरा का पूरा नगर। उसने कहा ये क्या है, पूरा शहर है नीचे, वेल प्लान्ड वेल मैनेज्ड शहर है, जिसमें नालियां है, कुएं हैं, रसोई है, स्नान घर है। गांव वालों से पूछा कब का है, गांव वालों को हमें तो पता ही नहीं, तुमने देखा है। उसने जॉन मार्शल को कहा कि जॉन मार्शल भयंकर चीज है नीचे, ये बना कब, किसने बनाया, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जॉन मार्शल ने कहा होल्ड, किसी को बताना नहीं, एक बार थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या करते हैं। और वो कुछ दिमाग लगाते, कुछ बताते, अगले ही साल एक और वैसा वैसा गांव मिलता है रखालदास बनर्जी को। किसको मिलता है? जो पहली साल गांव मिला था वो पंजाब के अंदर गांव था और उस गांव का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? अगले साल जो गांव मिल रहा था वो सिंध में गांव मिल रहा था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? 125 हेक्टेयर में फैली हुई एक बड़ी बस्ती जो डिट्टो हड़प्पा वैसा वैसा मोहनजोदड़ो। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 375, पौने 400 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर और जोधपुर एक जैसे, या जोधपुर उदयपुर एक जैसे, या उदयपुर अजमेर एक जैसे हैं? तो 375 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर जिनमें इतना डिस्टेंस है एक जैसे क्यों है? इसका मतलब है कोई ना कोई राजा है, जिस राजा ने डायरेक्शन दिया होगा कि सारे घर एक जैसे, जिस राजा ने कहा होगा सब में नालियां होनी चाहिए, बिना नालियों का एक भी घर नहीं होना चाहिए, जिस राजा ने कहा होगा ग्राउंड फ्लोर पर एक भी खिड़की नहीं होनी चाहिए और एक भी दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुलना चाहिए, ताकि कोई भी आता जाता आदमी अपने घरों के अंदर झांक ना सके, प्राइवेसी मैटर्स। इसका मतलब वो लोग कोई ना कोई एक निर्देश को फॉलो कर रहे हैं और अंग्रेजों को मजा आया। और उस जॉन मार्शल ने 1924 के अंदर घोषणा की कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बने थे वो देश भारत है, दुनिया में पहली बार कहीं पक्की ईंटों के मकान बने थे वो देश भारत है, दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों की नालियां बनी थी वो देश भारत है। इंडिया इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता कोई है तो वो कौन सी है? हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि जॉन मार्शल जब भारत आए थे और जब वो भारत से गए थे तब तक उन्होंने भारत को 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया। कितने साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया? कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पीछे ले जाके छोड़। कि जॉन मार्शल जब भारत आए थे तब भारत का इतिहास शुरू हो रहा था 1500 बीसी। कहां से शुरू हो रहा था? और जॉन मार्शल ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर दी तो अब हमारा इतिहास जा रहा था 4500 बीसी। कहां जा रहा था? तो 1500 से 4500 बीसी कितने साल पीछे चले गए? 3000। तो जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे कितने हजार साल पीछे ले जाके छोड़ दिया। अब जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिल गए तो उन्होंने कहा और खोदो रहे। और अब जब खुदाई शुरू की उस साइड में, पाकिस्तान वाले पंजाब और पाकिस्तान वाले सिंध में, तो हर जगह सेंटर मिले। आज मिल गया चहुंदड़ो, आज मिल गया सोरतुघई, आज मिल गया मुंडीकाक, आज मिला अल्लादिनो, आज मिली कोटदीजी, आज मिला सूत कांगेडोर, आज मिला सुरकोटरा। सेंटर 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 मिले। और मजा आ गया। पूरे 1947 तक उन्होंने इतने सेंटर खोद दिए सारे सिंधु नदी के आसपास। कौन सी नदी के? या तो सिंधु या झेलम या चिनाब या व्यास या सतलज, या तो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास। और हमने कहा कि दुनिया की पहली सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। किसके आसपास विकसित हुई? इसलिए सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। क्या दिया जाना चाहिए?
कि दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए नाम क्या दिया जाए इसका। पर दुर्भाग्य 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के साथ में हुआ पार्टीशन, आजादी के साथ में हुआ विभाजन, और जैसे विभाजन हुआ तो वो सारे सेंटर जो 47 तक हमने प्राप्त किए थे वो सारे पाकिस्तान चले गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सूतकांगड़ो, ये सारे के सारे कहां चले गए। और अब पाकिस्तान वालों ने अपने को आगे एनसीडी चेंज करो रहे। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में बने थे, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां पाकिस्तान में बनी थी, दुनिया में पहली बार नगर पाकिस्तान में बने थे। तो दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी है। अपने कहा पहले सेम थे, भाई भाई थे ना, थप्पड़ पड़ेगा, कोई भाई भाई नहीं, हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तलाक 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 है, तुम तुम्हारे राह में हमारे। तो अपने वालों लगाया यार ये तो ठीक किया। तो किसी अपने वाले ने दिमाग लगाया कि जब उधर वाले पाकिस्तान के अंदर सेंटर हो सकते हैं तो पाकिस्तान को पंजाब मिला, पंजाब में सेंटर मिले, तो अपने पास भी तो पंजाब है, अपने वाले पंजाब में भी तो लोग रहते होंगे। ये तो होता नहीं कि लाइन खींच के लोग रहते हैं कि यार उधर तो रहेंगे, इस साइड के अंदर नहीं रहेंगे। अपने भी तो खुदाई करवाओ। तो आजादी के बाद हमने खुदाई शुरू करवाई, भारत सरकार ने खुदाई शुरू करवाई, और बहुत जल्दी हमको पंजाब में एक सेंटर मिलता है, रोपड़। कौन सा मिलता है, रोपड़ मिला। तो मजा आ गया, हमने अरे यार रोपड़ मिल गया, वैसा वैसा मिला। तो हमने कहा और खोदो। हम थोड़ा और नीचे है तो हमें हरियाणा में एक बहुत बेहतरीन सेंटर मिलता है, बनावली। क्या सेंटर मिलता है, और बनावली मिला तो जीव सोरा हो गया। बनावली में हमें मिला वॉश बेसिन। क्या मिला। और अब हमने पाकिस्तान वालों को कहा कि मंगतों, भूखड़ों, नालियों में हाथ धोते हो तुम, छींटे तुम्हारे ऊपर गिरते होंगे, ये एलिट क्लास के लोग इधर रहते हैं, वॉश बेसिन है भाई साहब, नालियों में नहीं धो रहे आतम। तो हमें बनावली से क्या मिलता है। हम थोड़ा और नीचे आए तो हमें हनुमानगढ़ में मिला कालीबंगा। क्या मिला, डिट्टो हड़प्पा, डिट्टो मोहनजोदड़ो, डिट्टो कालीबंगा। तो हमने कहा यदि ये पूरा साम्राज्य रहा होगा तो इस साम्राज्य की दो राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा, दूसरी कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। दूसरी कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। तो इसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा मान ली जाए। तीसरी राजधानी कौन सी है। हम थोड़ा और नीचे उतरे तो हमें गुजरात में एक बहुत बेहतरीन सेंटर मिलता है, लोथल। कौन सा मिलता है। और जब लोथल मिला तो लोथल में मिला बंदरगाह। लोथल में क्या मिला, हमने पाकिस्तान वालों को वापस कहा है, गरीबों पूरी जिंदगी खेती करते रहे, नदियों के किनारे क्या होती है, खेती। ये बंदरगाह भाई साहब, समुद्र से विदेशी व्यापार, हमारे जहाज इधर से जाते होंगे और पैसे व्यापार में आते हैं, खेती में पैसे नहीं है, इसलिए पूरे पैसे वाले लोग इधर गुज्जू भाई थे। तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, खेती कर करके टाइम पास किया था तुमने। हम जब गुजरात को और खोद रहे थे तो हमें गुजरात में और एक बेहतरीन बेहतरीन सेंटर मिलता, धोलावीरा। क्या मिलता है, धोलावीरा मिला तो अचंभा नई बात का था। अब तक जितने सेंटर मिले थे वो नदियों के किनारे थे, धोलावीरा के पास कोई नदी नहीं। अब तक सारे सेंटर नदियों के किनारे थे तो खेती करते थे वो लोग, तो खेती नदियों से हो जाती होगी। यदि बिना नदी का सेंटर मिला तो खेती कैसे करते हैं, कच्छ के रण में है पूरा का पूरा। तो हमें वहां से मिला तालाब। क्या मिला, तो हमें पता चला कि यार ड्रिप सिंचाई, तालाब से खेती करना सीख ली इन लोगों ने कि बरसात का पानी स्टोर कर लेंगे किसमें, तालाब में, तालाब से पाइप वाइप लगा के बाद में पानी किसके अंदर लेके चले जाएंगे, खेत। हमें और पता चला कि धोलावीरा में मिला स्टेडियम। क्या मिला धोलावीरा में। तब हमने कहा फीफा इधर होता था, और हमें स्टेडियम नहीं मिला, धोलावीरा के उस स्टेडियम के बाहर मिला एक नोटिस बोर्ड। क्या मिला, इसमें हम लिखते होंगे कि मेसी ने कितने गोल मारे, लिखा हुआ है बाकायदा, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हमने कहा यदि ये खेल का स्टेडियम है तो स्कोर कार्ड लिखते होंगे। ये भी हो सकता है कि अंदर मूवी दिखाते हो और बाहर लिखते हो कि आज ये मूवी दिखाई जाएगी, उस प्रकार की कोई चीज करते हो। तो हमें धोलावीरा में स्टेडियम मिल रहा था, धोलावीरा में नोटिस बोर्ड मिल रहा था, धोलावीरा में क्या मिल रहा था, तालाब मिल रहा था। 1990 में हरियाणा में और एक बेहतरीन बेहतरीन सेंटर रविंदर सिंह बिष्ट को मिलता है, राखीगढ़ी। क्या मिलता है, राखीगढ़ी मिला। तब पता चला कि मोहनजोदड़ो से 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है। तो अब हमने कहा पाकिस्तान वालों तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब जो भी मालमत्ता है हमारे पास है। पर अब ताज्जुब दूसरा था, इस सभ्यता के अब तक 350 सेंटर मिल गए। कितने सेंटर मिल गए, इनमें से 200 गुजरात में है। 200 कहां पे, सब शुरुआत में सेंटर मिले थे सारे सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए सभ्यता का नाम क्या दिया गया। पर गुजरात में तो सिंधु नहीं आती। तो कहा यदि अब सभ्यता के अंदर गुजरात राजस्थान में मिल रहे हैं, इवन यहां तक महाराष्ट्र में सेंटर मिला हमें, देमाबाद हिंडन नदी के किनारे। हमें उत्तर प्रदेश में सेंटर मिला आलमगीरपुर, तो प्रवरा नदी, ये नीचे वाला प्रवरा, रुद्र वाला हिंडन के किनारे। तो हमने कहा ये अब इसका नाम क्या दे इस सभ्यता का। तो हमने कहा इस सभ्यता का पहला केंद्र जो हमें मिला था वो कौन सा था, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दीजिए। इसको सिंधु घाटी तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसके तो केंद्र है वो सिंधु के अलावा भी मिल रहे हैं, तो पहले केंद्र के नाम पर इस सभ्यता का नाम दिया जाए। तो क्या नाम दे दिया,
पर बाद में लोगों ने कहा ये तो फर्जी तरीका है यार, मतलब और कोई नाम तुम्हें नहीं आया तो तुमने क्या कह दिया, हड़प्पा कह दिया। इसका ये नहीं है, आप यूं कहिए कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जो सेंटर मिले वो तो सिंधु के किनारे है। किसके किनारे? नीचे वाले जो राजस्थान गुजरात के सेंटर है वो भी किसी ना किसी नदी के किनारे तो है। तो कौन सी नदी किनारे की? ये वो नदी है जो धरती पर दिखाई नहीं देती, दिल में है। आज भी हम गंगा जमुना नहीं बोलते, हम गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। आज भी हम कहते हैं इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, नहीं दिख रही तीसरी, दिखती 2 ही है वहां पे, गंगा और यमुना। पर आज भी नहाते समय हमारे सारे मंत्र सरस्वती के नाम पर है। हमारे ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी, नदी तमा किसी को बताया गया तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती। इसलिए हमने कहा कि गुजरात राजस्थान वाले सेंटर वाली नदी कौन सी है? सरस्वती, जो विलुप्त हो गई। ये क्या हो गई? उस टाइम ये रही होगी तो गुजरात राजस्थान वाले सेंटर तो कौन सी के पास में? पंजाब सिंध वाले किसके पास में? आई बात समझ में? तो इस सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र किसके पास मिले? इसलिए नाम क्या था? इसका पहला केंद्र कौन सा था? इसलिए नाम क्या था? इसके बाद के केंद्र किसके पास मिले? इसलिए नाम क्या था? पहले पढ़ेगी बात, लिखवा दूं? लिखो। लिखो। प्रारंभ में इनिशियली इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे स्थित थे या सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। इस काल के अधिकतर केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस एरा, इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। आर लोकेटेड नियर रिवर इंडस, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। आर लोकेटेड नियर रिवर इंडस, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसे? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा लिखो। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम केंद्र था। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम केंद्र था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो अपने को मिला था ना। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम केंद्र था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम केंद्र था। हड़प्पा वॉज फर्स्ट सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पियन सिविलाइजेशन। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पियन सिविलाइजेशन। लाइन चेंज करके लिखो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन इस सभ्यता के कई केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के कई केंद्र, मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आर लोकेटेड नियर एंशिएंट सरस्वती रिवर। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए, ये लिख लो, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। आर लोकेटेड नियर एंशिएंट सरस्वती रिवर। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। आर लोकेटेड नियर एंशिएंट सरस्वती रिवर। अतः इसे सिंधु, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता के 3 नाम है, बताओ क्या क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? शुरुआत वाले सारे सेंटर किसके पास मिले? सिंधु। बाद में बाकी नदियों के पास सेंटर मिलने लगे तो पहले सेंटर के नाम पर इसका नाम किया गया था। पहला सेंटर कौन सा था? और बाद में पता चला कि वो नदी जो नीचे वाले सेंटर मिले कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती, जो अब गायब हो गई, विलुप्त हो गई, इसलिए हमने पूरा नाम क्या दे दिया इसका? सिंधु सरस्वती। अपने ऐसा सेंटर कौन सा था? तो अपना सेंटर था कालीबंगा। कौन सा था? लिखो। जगह का नाम लिखो, कालीबंगा।
हनुमानगढ़ में लिख लेना भाई कोष्टक में, हनुमानगढ़। एक नंबर लगा कालीबंगा, लिख लो। सेंटर कालीबंगा अपना कौन से जिले के अंदर है? हनुमान। नदियों के किनारे सेंटर, यहां पे जो नदी थी उस नदी का नाम है घग्गर। कौन सी नदी है? लिख लो, यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। कौन सी नदी के किनारे? कौन सा केंद्र? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। क्या मतलब होता है? देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल्स। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। बंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। बंगा का मतलब क्या होता है? आप कभी पंजाबी गाने सुनेंगे तो उनमें बंगा शब्द खूब बार आएगा। जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रा दा ना चलता। लड़का लड़की को कह रहा है कि जिस दुकान से जाके चूड़ियां पहन लेना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, भाई का नाम चलता है उधर। तो कह देना फलाने ने भेजा है, उसके बाद अगला रुपए तेरे से, है ना। तो बंगा, बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। काली चूड़ियां प्राप्त, इसलिए नाम क्या हो गया? अरे ये उधर आपके पंजाब में बंगा कहते हैं, अपने राजस्थान गुजरात वाले बोलते हैं बंगड़ी। क्या बोलते हैं? मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ली दे, है ना। तो बड़ा चूड़ियों चूड़ियों को अपने क्या बोल देते हैं? बंगड़ी। अंग्रेजी वाले इसी कर देते हैं बेंगल्स। अंग्रेजी वाले क्या बोल देते हैं? मतलब बेंगल्स, बंगा और बंगड़ी एक ही है ना। चीजों में सब तो चेंज हो ही नहीं रहे। वही बेंगल्स, बंगा, वही क्या आपका बंगड़ी। कारण है इसका कि भारत और यूरोप की भाषाएं सेम है। कहां कहां की भाषाएं? इसलिए भारत और यूरोप की भाषाओं के लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है, भारोपीय। क्या बोलते हैं? विद्वान ऐसा मानते हैं कि किसी टाइम मध्य एशिया में, कहां पर लोग रहा करते थे, मध्य एशिया से दो ब्रांच निकली। एक ब्रांच आ गई इंडिया, एक ब्रांच चली गई यूरोप। एक ब्रांच कहां पे आ गई? इंडिया। एक ब्रांच कहां चली गई? यूरोप। यूरोप वाले ठंडे प्रदेश में गए इसलिए गोरे हो गए, अपने गर्म प्रदेश में इसलिए कंपनी कलर चेंज हो गया। पर अपनी भाषाएं चेंज नहीं हुई, इसलिए अपने भाषाओं के शब्द एक जैसे हैं। यूरोप की भाषाओं के शब्द और भारत की भाषाओं के अधिकतर शब्द आपस में मिलते हैं, क्योंकि हम किसी टाइम में एक ही जगह रहा करते थे। तो जब भाषा बनी तो उसके बाद हमारा विभाजन हुआ है। विभाजन हुआ है इसलिए हमारे शब्द मिल जाते हैं, इसलिए वो उसको बेंगल्स कहते हैं, हम उसको बंगड़ी या बंगा कर देते हैं। कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बस वो बोलने का टोन चेंज हो रहा है। बाकी बेंगल्स, बंगा और बंगड़ी में क्या चेंज है? सेम सेम शब्द अपने, क्योंकि अपनी भाषाओं को क्या बोला जाता है? बहुरूपीय। बहुरूपीय मतलब क्या हुआ? भारत और यूरोप। इसलिए नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार का एक बहुत फर्जी डायलॉग है। नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार एक अंग्रेज को पकड़ के कहता है कि तुमने हमारी कॉपी की है। हमारा त्रिकोणमिति तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बन गया, हमारा पितृ तुम्हारा फादर बन गया, हमारा मातृ तुम्हारा मदर बन गया, हमारा भ्रातृ तुम्हारा ब्रदर बन गया। ऐसा नहीं है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, अपने एक ही माँ की औलाद थे, इसलिए अपनी भाषा सेम थी। एक ही जगह के लोग थे, भाषा सेम थी, इसलिए दोनों तरफ शब्द क्या हो गए? सेम। ये तो मैं और बताऊं आपको। एक शब्द लिखूं मैं, क्या होता है स्टिक मतलब? छड़ी। क्या होता है? छड़ी। आपका तो सर पतली लकड़ियां जो होगी उसको आप क्या बोल सकते हो? आज भी पंजाब के अंदर इसको स्टिक ही बोलते हैं। पंजाब वाले इसको कहते हैं सटी। क्या बोलते हैं? मेरी जो एजुकेशन है वो गंगानगर वाला लोअर पोर्शन है जो बीकानेर के टच करता है, उधर हुई। तो उधर पंजाबी भाषा चला करती। सिख हमारे खूब सारे रहते हैं वहां पे। तो स्कूल के अंदर जब मास्टर जी डंडे मारते तो हम आकर, अरे डंडे पड़े रे सर ने, आज डंडे मारे। हमारे साथ जितने सिखों के बच्चे रहते वो कहते सटियां पई, आज साढ़े सटियां पई। सटी मतलब क्या हुआ? डंडे। ये पतली लकड़ी से मारा करते डंडे। अच्छा, पंजाब छोड़ो, गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर अपना पंजाब, फिर ऊपर पूरा कश्मीर, फिर पूरा पाकिस्तान, इन किसी भी क्षेत्र के लोगों से ये आधा सह नहीं बोला जाता। आधे सह होते ही नहीं है पंजाबियों से। आपने गंगानगर हनुमानगढ़ वाला कोई मिले तो उससे पूछो दे कि वो ऐसे बोलेगा सकूल, स्कॉर्पियो, स्प्लेंडर। मेरे पास स्प्लेंडर है, पापा के पास स्कॉर्पियो है, हम स्कूल जाते हैं। और अभी अभी मैंने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन ले लिया है। एक आधा सह कभी नहीं बोला जाए, इसलिए पंजाबी गानों के अंदर आता है, तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी सी। इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट होना चाहिए, स्क्रीन शॉट नहीं, स्क्रीन शॉट में रखी सी। आप कपिल शर्मा के शो देखिए, एक बार भी आधा सह बोल जाए तो बोला ही नहीं जाता। आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखिए, उसका जो गुंडा है बिट्टा, उस बिट्टा का एक डायलॉग उसमें बोलता है, हम स्टेट के टूल्स नहीं है,
स्टेट नहीं सटेट, टूल्स नहीं टूलस। आदि तो होते नहीं अक्सर। आप किसी गंगानगर वाले भाई से कहोगे ये बोल वोगेगा विकल्प, संकल्प, आत्महत्या, पर्यापत, शब्द, ये नहीं बोले जाए उससे। ये कारण था उधर, तो उधर का स्टिक इधर आते आते क्या हो गया। और मुझे तो इससे भयंकर एक शब्द लगता है, कपास होती है कपास, उस गंगानगर बेल्ट में कपास खूब सारी होती, तो कपास की रुई निकाल लो आप, पीछे लकड़ियां बच जाएगी, पतली 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 लकड़ियां होगी, वो लकड़ियां चूल्हे में काम आती, जलाने में काम। मुझे याद आता है बचपन के अंदर मम्मी जब तक चूल्हे पे खाना बनाते थे तब तक वो लकड़ियां कपास वाली काम में लेते। उन लकड़ियों को हम वहां लोकल भाषा में सिख, उन सिखों के देखा देखी हम सारे डोमिनेट करता है उनका जो कल्चर था, उन लकड़ियों को हम बोलते बंसटी। क्या बोलते, मेरा भी याद आता है बचपन में वो ट्राली पूरी भर के किसी किसान के खेत से मंगवाते, मेरे पापा टीचर थे वहां, तो अब हमारे तो खेत था नहीं, तो जिनके खेत होते वो तो लकड़ियां वहां से ले लेते, हमें लकड़ियां कहां से चाहिए, तो फिर चाहिए तो आप कहां से लेके आओगे, तो उन किसानों में किसी कहते कि यार हमारे भी लकड़ियां चाहिए तो आप लकड़ियां डाल देना, तो हाँ ठीक मास्टर जी डाल देंगे, तो ट्राली भर के लेके आए, वो लकड़ियां डाल के चले गए। तो अब शाम को मम्मी खाना वाना बनाने लगती तो मम्मी को कहती ले पीछे जा बंसटी ले गया। बंसटी कहते हमारे दिमाग में सीधा सीधा था कि कपास वाली लकड़ियां जो चूल्हे में काम आएगी वो लेके आएंगे, तो बंसटी चूल्हे वाली लकड़ियों क्या बोलते हैं, बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक्स, जलाने वाली लकड़ियां। वो बर्निंग स्टिक्स बर्निंग स्टिक्स बर्निंग स्टिक्स करते करते अपने वालों ने क्या कर लिया, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बंसटी बोलता रहता है, जबकि ये बंसटी नहीं है, क्या है, बर्निंग। संस्कृत में जासूस जो होते थे ना, जासूस क्या बोलते हैं, आज क्या कहते हो, कहां चेंज हुए, संस्कृत में अभी तक जासूस को ये कहते। अशोक के जितने अभिलेख है ना उनमें एक शब्द है, क्या है, इसका मतलब है पाप। क्या है, इंग्लिश में आज भी तो यही कर रहे हो। कहां चेंज हुए आप कहते हो हमारे जंगलों में महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी बैठे बैठे चिंतन करते, आप उनको क्या कहते हो, क्या कहते हो, यूरोप वाले कहते हैं हमारा एक बंदा बैठ के लैब के अंदर देखता रहता है क्या बना क्या नहीं बना, रिसर्च क्या करता है। आप वाला ऋषि जंगल में बैठ के कोई रिसर्च कर रहा था, उन वाला लैब में बैठ के कोई रिसर्च कर रहा था। आप वाले ऋषि ने यह सोचा कि मरने के बाद में भी जीवन होता है कि नहीं होता है, ये मनुष्य बना कैसे, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में ये कैसे, ये जो आकाश अग्नि वायु दिखाई देते हैं ये कैसे बने। आध्यात्मिक चिंतन किया उसने, कैसा चिंतन किया, स्पिरिचुअल। यूरोप वाले ने कहा छोड़ो यार, बन गया वो तो बन गया, इसको अच्छा कैसे बना ले, उसने कोई पंखा बनाया, कोई कूलर बनाया, उसने कोई एसी बनाया, कि जो चीज है उसको तो रहने दो, उस पर ज्यादा अपने को चिंतन मनन करना नहीं, और अच्छा कैसे कर लिया जाए। उसका रिसर्च भौतिक क्षेत्र में था, किसमें था, आपका किसमें था, आध्यात्मिक, आप स्पिरिचुअल थे, वो मेटलिस्टिक थे। कितना ही चेंज है, इसलिए अपने सारे शब्द आपस के अंदर मिलते हैं, इसलिए सारे शब्द मिलते हैं, इसलिए अपनी भाषाओं क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, याद रहेगी बात है। तो ये मैं जब भी ये पढ़ाता हूं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां, तो मुझे लगता है क्यों पढ़ाते हैं ये, क्यों बताते हैं हम ये। बंगा का मतलब चूड़ियां ही होता है, दुनिया की हर भाषा में बंगा का मतलब क्या है, चूड़ियां है। यूरोप और अपनी भाषा सेम थी तो अपनी भाषा में चूड़ियां ही होना और कुछ होना ही नहीं। ये जो घग्गर नदी थी इसके बारे में सबसे पहले कोई बंदा अपने को जानकारियां देता था वो था ओरेल स्टाइन। कौन था, एक अंग्रेज था, वो इस नदी का सर्वे करके गया था। तो कोई पूछे घग्गर नदी का सर्वे किसने किया था, तो किसने किया था, लिखो, ओरेल स्टाइन ने घग्गर का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर नदी का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। एक इटली का एक बंदा कई दिन बीकानेर में जॉब करके गया था, एलपी टेसिटोरी करके क्या गया था, बीकानेर में मर गया था बाद में। क्या नाम बंदे का बताओ देखे, इटली का था। कहां का था एलपी टेसिटोरी, इटली का। आगे मैं बीकानेर पढ़ाऊंगा तो एलपी टेसिटोरी की और बातें बताऊंगा। 1919 के अंदर बीकानेर में मरा था, 5 साल बीकानेर में रहा था, 1914 से लेके 1919 तक। किताबों की ट्रांसलेशन करता था, राजस्थानी भाषा आती थी तो राजस्थानी भाषा किताबों का ट्रांसलेशन का काम इटली का एक बंदा बीकानेर में कर रहा था, उसका नाम क्या है,
तभी गंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर के अंडर में आते हैं। उसने बीकानेर के राजाओं को कहा कि यार ये जो गांव है ना, ये कालीबंगा के आसपास, ये पुराने गांव है, खुदाई करवाओ, कुछ मिल जाएगा। पर तब बीकानेर के राजा को लगा कि यार फालतू में पैसे लगा देंगे, क्या पता मिले नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इस तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस सभ्यता के बारे में पहली बार कोई जानकारी दे रहा, तो वो जानकारी कौन दे रहा था? ऑरेलस्टाइन सर्वे कर गया, पर उसने सभ्यता को नहीं बताया था। सभ्यता के बारे में कोई बता रहा था तो कौन बता रहा था? देखो, सबसे पहले एलपी तेसीतोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। एलपी तेसीतोरी कोष्टक में इटली लिखना। फर्स्ट टाइम एलपी तेसीतोरी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। सबसे पहले एलपी तेसीतोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी तेसीतोरी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। सबसे पहले एलपी तेसीतोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी तेसीतोरी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। फिर कालीबंगा की खोज कोई करता तो 1952-53 के आसपास में एक बंदा होता अमलानंद घोष। क्या नाम है? उसने खोज की थी। तो कालीबंगा की खोज करने वाला बंदा कौन है? अमलानंद घोष। कब कर रहा है? लिख लो, 1952 ईस्वी में, इन 1952 एडी। 1952 ईस्वी में, 1952 एडी, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। उत्खननकर्ता लिख लो, एक्सकेवेटर बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे। कौन कौन उत्खननकर्ता नाम बताओ देखे? बीबी लाल, बी के थापर और एम डी खरे। किसके उत्खननकर्ता है? क्या क्या नाम दोहरा बताओ? बीबी लाल, बी के थापर और एम डी खरे। कालीबंगा के क्या है? उत्खननकर्ता। एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। कौन वे? उन्होंने कहा था कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी है? लिख लो, दशरथ शर्मा ने, या दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता कौन सी राजधानी थी? कल पढ़ेंगे, बाकी याद करके आना।